देखने के बाद वो स्पष्ट रूप से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे कोई समस्या नहीं है, हुआंग फेंग ने कहा कि जब वो जियांगजू में थे तो उन्होंने एक शूटिंग क्लब में नाम कमाया और आमतौर पर ऐसी जगहों पर जाने का आनंद लेते थे। इसलिए 3 लोगों के एक समूह ने अपनी स्थिति बदल ली और बंदूकों के साथ खेलने चले गए। ली हुईमिन स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग को साधारण शूटिंग क्लब में नहीं ले गए, वो स्वयं सेना में थे। इसके अलावा वो यांगचेन सैन्य क्षेत्र के नेता भी थे, तो निस्संदेह वो जानता था कि बंदूकों के साथ कहाँ बेहतर खेलना है। लगभग आधे घंटे बाद हुआंग फेंग और उनकी पार्टी गंतव्य पर पहुंची। ऐसा लगता है कि यहाँ ज्यादा मेहमान नहीं है। यह मेरे एक दोस्त के स्वामित्व में है, इसका स्वामित्व भी सेना के पास है। आमतौर पर यह आम लोगों के लिए खुला नहीं है। जो लोग यहाँ खेलने के लिए आ सकते हैं उनमें से अधिकांश सेना के सदस्य या सैनिकों के परिवार हैं। बेशक कभी कभी यांगचेन से हमारे कुछ युवा यहाँ आते हैं। ली हुआमिन हुआंग फेंग को अंदर ले जाता है और उसका परिचय देता है। तो यहाँ की स्थितियां बाहर की तुलना में बहुत बेहतर है, साथ ही सभी प्रकार की बंदूकें सबसे पूर्ण है। ली हुईमिन ने कहा कि जब वो ड्यूटी पर बाहर नहीं जाते थे तो अक्सर खेलने के लिए यहाँ आते थे। हुआंग फेंग को पता है कि यह स्थान उस क्लब से अधिक उन्नत है जहाँ वो पहले गया था। यहाँ कोई भी खेलने नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ के हालात ज्यादा खराब नहीं है। ली शाओ, क्या आप यहाँ हैं? जब ली हुआमिन हुआंग फेंग को अंदर ले जाता है तो वहाँ का फ्रंट डेस्क तुरंत ली हुआमिन का स्वागत करता है। जाहिर है ली हुईमिन यहाँ नियमित रूप से आते हैं और यहाँ का फ्रंट डेस्क उन्हें जानता है। ली हुईमिन ने सिर हिलाया और फिर कहा, मैं आपके नेतृत्व के बिना ही चलूंगा। फ्रंट डेस्क जल्दी से रुका और हुआंग फेंग के आदमियों को जाते हुए देखा। अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 934 लेगी। ये कैसा है? क्या ये यहाँ अच्छा नहीं है? ली हुआमिन ली हुआंग फेंग को अंदर ले गई और उनका परिचय कराया। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया, ये बहुत अच्छा है। चलो चले, मैं तुम्हें पहले बंदूक चयन पर ले चलता हूँ, ली हुईमिन ने कहा। उसके बाद हुआंग फेंग ने ली हुआमिन का उस स्थान पर पीछा किया जहाँ उसने बंदूक चुनी थी। वहाँ एक सर्विस स्टाफ भी था। वो आदमी स्पष्ट रूप से ली हुईमिन को जानता था। दरअसल वो यहाँ ली हुईमिन को नहीं जानता था। आखिरकार वो सैन्य क्षेत्र का पहला भाई था, साथ ही वो एक विशेष बल के जवान और सैन्य क्षेत्र के कई युवाओं के लिए एक आदर्श भी थे। हुआंग फेंग ने पाया कि यहाँ बहुत सारी बंदूकें हैं, उस शूटिंग क्लब से भी ज्यादा जहाँ वो पहले गया था। इसका ऐसे क्लब खोलने से कुछ लेना देना होगा। हालांकि उन सभी का एक दूसरे से कुछ लेना देना है, लेकिन रिश्ता भी अलग है। ली हुईमिन द्वारा लाए गए क्लब के बॉस का जाहिर तौर पर कई सामान्य शूटिंग क्लबों के साथ मजबूत संबंध है, जिन्हें बंदूकें रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ भी बंदूकें हैं। हुआंग फेंग ने यह भी पाया कि जब ली हुआमिन ने बंदूकें देखी तो उसकी आंखें बदल गईं, जैसे उसने अपने सबसे करीबी प्रेमी को देखा था। वो असली बंदूक प्रेमी था। हुआंग फेंग के मन में इन बंदूकों के बारे में कोई विशेष भावना नहीं है। इन बाहरी चीजों की तुलना में जाहिर तौर पर उसे अपने कौशल पर अधिक भरोसा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने शूटिंग कौशल का अभ्यास करने पर ध्यान नहीं देते हैं। आखिरकार अन्य स्थानों में बंदूकों को कई बार बहुत अच्छे आधार कार्ड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मेरे भाई को दोष मत दो, वो ऐसा ही है। ये देखकर कि उसका भाई केवल अपनी बंदूक चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और हुआंग फेंग को अकेला छोड़ दिया था। ली बिंगयुन हुआंग फेंग के पास आई और कहा कि वह भी अपने भाई को जानती थी, इसलिए वो जानती थी कि उसका भाई जानबूझकर नहीं था। ये ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छानुसार कई बंदूकों में से एक को चुना। क्या तुम भी खेलना चाहते हो? हुआंग फेंग ने बंदूक आजमाते हुए ली बिंगयू से कहा। मैं नहीं चाहता, ली बिंगयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि आप खेल सकते हैं। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और ली बिंगयून से फिर नहीं पूछा। इस समय ली हुईमिन ने भी बंदूक उठा ली। उन्होंने माफी मांगते हुए हुआंग फेंग से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अभी भूल गया। ये ठीक है, मेरी बंदूक चुन ली गई है, चलो चलते हैं, हुआंग फेंग ने कहा। बाद में ली हुआमिन हुआंग फेंग और ली बिंगयुन को शूटिंग रेंज में ले गए। हुआंग फेंग ने यह भी पाया कि शूटिंग रेंज इंडोर नहीं बल्कि आउटडोर है। इसके अलावा शूटिंग रेंज का क्षेत्रफल उससे पहले के क्लब से बड़ा है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। आसपास प्रकाश व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ये ली हुईमिन नहीं है? आज किसी मिशन पर नहीं गए? जब ली हुआमिन और हुआंग फेंग आसपास की शूटिंग रेंज से परिचित थे, तभी आसपास के कई लोगों ने हुआंग फेंग को देखा और ऐसा लगा कि वे ली हुआमिन को जानते हैं। उस आदमी की बातें सुनने के बाद ली हुईमिन ने भी दूसरी तरफ देखा, फिर भौहें चढ़ाई और कहा, लेई, क्या आप भी वहां हैं? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वो आदमी हुआंग फेंग और अन्य लोगों के पास गया, मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ली बिंगयून की ओर देखा और कहा, मिस बिंगयून भी वापस आ गई है। क्या मिस बिंगयून खाली है? बैठक के बाद मैं आपको आधी रात का नाश्ता खिलाऊंगा। अब और नहीं, ली बिंगयू ने भी भौहें चढ़ाई और कहा। उसके बाद वो हुआंग फेंग के पक्ष में झुक गए। ऐसा लगता है कि लेई ये नाम के व्यक्ति ने इसी समय हुआंग फेंग के अस्तित्व की खोज की थी। उन्होंने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कौन है। यह मेरा दोस्त है। ठीक है, हमें कुछ और करना है, चलो पहले चलते हैं। ली हुईमिन ने कहा कि जाहिर तौर पर उनका इरादा हुआंग फेंग का परिचय कराने का नहीं था। और हुआंग फेंग ने यह भी देखा कि ली हुईमिन और लेई के बीच संबंध अच्छे नहीं लग रहे थे। लेई की नजर में हुआंग फेंग ने भी सुंदर महिलाओं को देखकर पुरुषों की स्वामित्व क्षमता देखी। मत करो, जब से हम एक दूसरे से मिले हैं, चलो साथ खेलते हैं।
ले यी ने कहा, यह कितना उबाऊ है। अब और नहीं। हालांकि ली हुईमिन बिना किसी सम्मान के हुआंग फैंग और ली बिंगयुन के साथ चली गई, लेकिन ले यी उसी स्थान पर खड़ी है। उसका चेहरा थोड़ा उदास है, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। भाई ले, ली हुआमिन अधिक से अधिक अहंकारी होता जा रहा है, वो अब आपको गंभीरता से नहीं लेता है, ले यी के बगल में एक युवक ने कहा। कहने का मतलब है, इससे पहले कि उनके पिता अभी भी उनके पिता के पद के अधीन थे, इस बार वह अचानक सामने आए। बहुत से लोग आश्वस्त नहीं हैं, एक अन्य युवक ने भी कहा। ये युवा लोग ले यी के साथ आते हैं। ये सभी सैन्य क्षेत्र के जवान हैं, इनके परिवार भी सेना में है। उनके माता पिता ले यी के परिवार के करीबी हैं और वे स्वाभाविक रूप से ले यी के करीब हैं। ले यी के पिता यान चेंग सैन्य क्षेत्र के दूसरे नंबर के कमांडर हुआ करते थे। पहले सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें कार्यभार संभालने की बहुत उम्मीद थी। कौन जानता है कि अंतिम परिणाम कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। ली हुईमिन के पिता, जो तीसरे स्थान पर थे, ने अप्रत्याशित रूप से यह पद संभाला। कई लोगों का मानना है कि ये दादाजी ली हुईमिन की गतिविधियों का परिणाम है। आखिरकार, हालांकि दादाजी ली हुईमिन सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी उनका सेना में बहुत प्रभाव है और अभी भी कुछ ऊर्जा है, खासकर कुछ लोगों के लिए जो सामान्य समय में ले यी के पिता के करीबी हैं। ले यी और ली हुईमिन एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। ली हुईमिन के विपरीत ले यी अपने परिवार की व्यवस्था के तहत विशेष बलों में शामिल हो गए, लेकिन वो सिर्फ सोना चढ़ाने के लिए एक साधारण बल थे। ले यी को बहुत समय पहले ली बिंगयुन पसंद था, उनका विचार भी छुपाया नहीं गया है। उनका परिवार और ली हुईमिन का परिवार सभी इसे जानते हैं, यहाँ तक कि सैनिक क्षेत्र के कैडर भी इसे जानते हैं। उस समय कई लोगों को लगा कि यह उनके लिए अच्छी बात है। हालांकि ली बिंगयुन के मन में ले यी के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी और उसने सीधे तौर पर ले यी का पीछा करने से इनकार कर दिया। उस समय हालांकि ली बिंगयू के पिता का दर्जा ले यी के पिता के अंतर्गत था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के फैसले का सम्मान किया। इसके अलावा उसके मन में ले यी के पिता के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी और वह एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं बनना चाहता था। इसलिए कई लोगों को यह बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन अंत में ये काम नहीं आया। हालांकि ले यी ने ली बिंगयू का पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन ली बिंगयू के पिता के नेतृत्व करने के बाद ली बिंगयू का पीछा करने का ले यी का उद्देश्य बहुत बदल गया है। हालांकि ले यी और ली हुईमिन दोनों सैन्य क्षेत्र में पले बड़े थे और एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वे एक साथ नहीं खेल सकते थे। ली हुईमिन ने अपने दिल में ले यी के अहंकारी और दबंग चरित्र का तिरस्कार किया, इसलिए वो शुरुआत में अपनी बहन द्वारा ले यी को अस्वीकार करने के बेहद पक्ष में थे। अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 935 गोलियों की बर्बादी। ली हुईमिन ले यी का तिरस्कार करता है। उसी समय ले यी ने ली हुईमिन को मूर्ख कहकर मन ही मन डांटा। उसका जीवन अच्छा है, हालांकि उसे ऐसा जीवन जीना पड़ता है जो अक्सर खतरे में रहता है। मूर्ख क्या नहीं है। हालांकि ली बिंगयुन के कारण ले यी सतही तौर पर ली हुईमिन के प्रति विनम्र है। हालांकि ली हुआमिन उसके मन को जानता है, इसलिए वो उससे निपटने को तैयार नहीं है। ठीक है, इसे रोको। ले यी का चेहरा बदसूरत था और उसने अपने बगल के लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि वो अधिक क्रोधित था और ली हुआमिन को उनके शब्दों के कारण अब पसंद नहीं करता था। चलो चलें, चलते रहें। ले यी इसके बारे में सोचता है और यह कहना जारी रखना चाहता है कि वो अभी भी इस तरह नहीं जाना चाहता। उन्होंने न केवल ली बिंगयू को देखा, जिन्होंने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा था, बल्कि ली हुईमिन के रवैये के कारण भी, जिससे वो परेशान थे। अपने पिता और ली हुईमिन के पिता के बीच संबंधों के कारण ले यी लंबे समय से ली हुईमिन से परेशान थे और जिस परेशानी को उन्होंने दबाया वो भारी लग रही है। अभी वो आदमी भी हमारे सैन्य परिसर से है, लेकिन वह अच्छा आदमी नहीं है। जब ली हुईमिन हुआंग फैंग को दूसरी शूटिंग रेंज में ले गए तो उन्होंने हुआंग फैंग को थोड़ा समझाया। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। अभी अभी उसने देखा कि ली हुईमिन और उस आदमी के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। वो लड़का सामान्य समय में घमंडी और दबंग होता है। वो घर पर रिश्तों के आधार पर महिलाओं के साथ खेलना पसंद करता है, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो लड़का मेरी बहन का पीछा करना चाहता है, भले ही वो हंस का मांस खाना चाहता हो। वो नहीं जानता कि उसे हिम्मत कौन देता है, इसलिए हम सामान्य समय में उसके साथ व्यवहार करना पसंद नहीं करते। ली हुईमिन ने अपनी बहन की ओर देखा और फिर हुआंग फैंग से बात करना जारी रखा। ली बिंगयू थोड़ा शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने उनसे कभी कुछ वादा नहीं किया था। आप सही कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति आपके लायक कैसे हो सकता है? ली हुईमिन ने कहा, चिंता मत करो, मैं और मेरे पिता इस मामले में आपका समर्थन करते हैं। ऐसा लगता है कि वो आदमी पीछा कर रहा है, हुआंग फैंग ने अचानक कहा। भाई और बहन ली हुईमिन चारों ओर देखते हैं और निश्चित रूप से वो परेशान करने वाली ली यी लोगों को अपने साथ ले जा रही है। ऐसा लगता है कि वो आज भी उनका पीछा कर रहे हैं। ली हुईमिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पता था कि मैं आज नहीं आऊंगा, मुझे उनसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अब जब वो आ गया है, ली हुईमिन इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता। उस स्थिति में न केवल वो असहज महसूस करता है, बल्कि अन्य लोग सोचते हैं कि वे ले यी से डरते हैं। उसकी चिंता मत करो, हम बस हमारे साथ खेलते हैं। ये देखकर कि ली हुईमिन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, हुआंग फैंग ने उससे कहा। कुआ, ली हुईमिन ने जवाब दिया। उसके बाद क्लब के परिचारकों की मदद से हुआंग फैंग और उनके 3 लोगों ने एक स्थान खोला और खेलना शुरू किया। हुआंग फैंग वास्तव में खेल रहा है, उनकी शूटिंग तकनीक सटीक नहीं है। ली हुईमिन ने पहले सोचा था कि हुआंग फैंग मजाक कर रहे थे या विनम्र थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग की शूटिंग तकनीक इतनी खराब थी।
बेशक सामान्य लोगों की तुलना में हुआंग फैंग की शूटिंग कौशल बहुत अच्छी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के ली हुईमिन के अभिजात वर्ग की तुलना में ये बदतर है। इतने खराब शूटिंग कौशल वाले व्यक्ति के लिए ऐसी जगह पर बंदूकों के साथ खेलना गोलियों की बर्बादी है। अचानक उसने ले यी के पास मौजूद लोगों से कहा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई यहाँ से बाहर आता है तो शूटिंग इतनी बुरी नहीं होगी। दूसरा सहमत हो गया। आप क्या कहते हैं? ली हुआमिन तेजी से घूमती है और उन दो लोगों को घूरती है जो बात कर रहे हैं। ली हुईमिन विशेष बलों से बाहर आए और उनके हाथ में जीवन था। हालांकि वे दोनों व्यक्ति भी सेना में थे, वे केवल जीविकोपार्जन और कुछ योग्यताएं प्राप्त करने के लिए गए थे। उनकी तुलना ली हुईमिन से करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए अब ली हुईमिन द्वारा घूरे जाने पर मैं एक बार में असहज महसूस करती हूँ और मेरी आंखें भी चकरा जाती हैं। ऐसा लगता है कि ले यी अपने छोटे भाई को देखकर डर गया है। निस्संदेह ले यी पीछे बैठकर उसकी उपेक्षा नहीं करेगी। वास्तव में उनके दो अनुयायियों द्वारा हुआंग फैंग पर व्यंग्य करने का कारण उनकी प्रेरणा थी। हुईमिन, इतना गुस्सा मत हो, वे बहुत स्पष्टवादी हैं, कोई दुर्भावना नहीं है। ले यी ने मुस्कुराते हुए ली हुईमिन से कहा। बाद में उन्होंने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, मुझे क्षमा करे, मेरे दो दोस्त ऐसे ही हैं, वे बहुत स्पष्टवादी हैं। घर पर सेना में भी लोग हैं, इसलिए कोई भी गोलियां बर्बाद नहीं कर सकता। ये जानबूझकर नहीं है, बुरा मत मानना। ले यी की बातें सुनने के बाद ली हुईमिन का चेहरा और भी खराब हो गया। ले यी प्रकट रूप से अपने दो परिचारकों के लिए माफी मांग रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने हुआंग फैंग के खराब शूटिंग कौशल पर फिर से व्यंग्य किया। बंदूक के साथ खेलना सिर्फ गोलियों की बर्बादी थी, जिससे ली हुईमिन को गुस्सा आ गया। अब हुआंग फैंग उतना सरल नहीं है जितना वह लाया था, लेकिन वो खुद से सहमत है। जब हुआंग फैंग को हेयर दृष्टि से देखा जाता है तो वो कैसे खुश रह सकता है? हालांकि हुआंग फैंग अभी भी शांत था, बिना किसी गुस्से के, जैसे कि उसे पता ही न हो कि वे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही हुआंग फैंग ने गोलियां लोड करना जारी रखा, उन्होंने लापरवाही से कहा, मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट शब्द के बारे में कोई गलतफहमी हो सकती है। बेशक ये भी हो सकता है कि आपने प्राथमिक विद्यालय में चीनी अच्छी तरह से नहीं सीखी, इसलिए आपने नहीं सीखा शब्द का अर्थ बिल्कुल समझो। जब ली बिंग ने युनडुन को श्रौच किया तो वो मुस्कुराई। फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि उसकी आंखों की मुस्कान छिप नहीं सकी। आप पर हुआंग फैंग ने व्यंग्य किया था। ले यी, इतना घमंडी आदमी, इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दांत तेज है और उसका मुंह तेज है। मुझे लगता है कि मेरे दो दोस्त सही है, आपकी तरह इस जगह पर आना गोलियों की बर्बादी है। अवलोकन के माध्यम से ले यी को हुआंग फैंग में अमीर दूसरी पीढ़ी या आधिकारिक दूसरी पीढ़ी या सैन्य दूसरी पीढ़ी की सांस नहीं मिली। ले यी कई लोगों के संपर्क में रही है, इसलिए अगर आप उन्हें देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वे ऐसे हैं या नहीं। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए ले यी के फैसले में हुआंग फैंग को एक सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। जहां तक ली हुईमिन का सवाल है, वो नहीं जानता कि वह एक सामान्य व्यक्ति के इतना करीब क्यों है। जब हुआंग फैंग की गोलियों की बर्बादी की बात आती है तो आपके दो दोस्त ली हुईमिन को गोली मारने में इतने अच्छे नहीं हैं। बेशक ले यी के दो परिचारक जानते हैं जिन्होंने अभी अभी बात की है और उनका स्तर क्या है। हालांकि ये सभी लोग सैन्य परिसर में बड़े हुए हैं, हालांकि उनके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है। वे एक एक करके शूटिंग कर सकते हैं। कम से कम हुआंग फैंग की तुलना में ली हुईमिन स्वाभाविक रूप से बहुत खराब है। चाहे वे कितने भी बुरे क्यों न हो, वे आपके मित्र से कहीं बेहतर है। हालांकि ले यी ने ली हुईमिन की ओर देखा और कहा, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट डब्ल्यू, अपडेट टी, अपडेट डब्ल्यू, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 936 मीटर तेज शूटिंग गतिशील लक्ष्य। क्या आप सच में ऐसा सोचते हो? इस समय हुआंग फैंग ने फिर से एक शटल की शूटिंग पूरी कर ली है। वो अपनी बंदूक नीचे रखता है और पहली बार ले यी और अन्य का सामना करता है। ले यी लक्ष्य संवाददाता को दूर से देखती है और उपहास के साथ कहती है, बेशक यदि आप आश्वस्त नहीं है तो आप तुलना कर सकते हैं। हुआंग फैंग, मत करो। इस समय ली हुआमिन हुआंग फैंग के पास गए और फुसफुसाए। वो नहीं जानते कि हुआंग फैंग के पास और क्या कौशल है। हालांकि हुआंग फैंग की शूटिंग कौशल जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी उन दोनों से बेहतर नहीं है जिनके बारे में अभी बात की गई है के बारे में, इसलिए वो नहीं चाहता कि हुआंग फैंग जवाब दे। असल में ले यी का दिमाग क्या है, ली हुईमिन इसे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने देखा कि हुआंग फैंग की शूटिंग तकनीक काफी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने हुआंग फैंग को उकसाने के लिए अपने अनुयायियों को व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने दी। तब हुआंग फैंग अपने साथियों के साथ तुलना करने के लिए आश्वस्त नहीं थे। अंत में उसने हुआंग फैंग को गेम हारने और चेहरा गंवाने की इजाजत देकर खुद को हरा दिया। ली हुईमिन ऐसे साधनों को खारिज करते हैं जो उन्होंने कई साल पहले खेले थे। ले यी अभी भी खेल रही है, कोई पैटर्न नहीं है। जब तक वो मूर्ख नहीं है वो ले यी की योजना देख सकता है। ली हुईमिन की धारणा में हुआंग फैंग बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि हुआंग फैंग इसे देख सकते हैं। हालांकि हुआंग फैंग ने ली हुआमिन से कहा, ये ठीक है, मैं समझता हूँ। उसके बाद हुआंग फैंग ने ले यी की ओर देखा और कहा, आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, ठीक है। जब ले यी ने हुआंग फैंग के शब्दों को सुना तो उसके चेहरे पर अचानक खुशी दिखाई दी, लेकिन वह हुआंग फैंग के प्रति और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण था। हुआंग फैंग एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास कोई क्षमता नहीं थी, जैसा उसने सोचा था। वो बस थोड़ा सा उत्साहित था, इसलिए उसकी लत लग गई।
ली हुईमिन की भौहें चढ़ गई और वो हुआंग फैंग को फिर से रोकना चाहता है। वो नहीं जानता कि हुआंग फैंग इतनी सरल विधि क्यों नहीं देख पाता। हालांकि ली बिंगयुन ने धीरे से अपनी आस्तीन खींची, फिर उस पर अपना सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वो हुआंग फैंग पर विश्वास करना चाहता है। ली हुईमिन एक पल के लिए झिझके, लेकिन आखिरकार वो हुआंग फैंग को फिर से मनाने के लिए आगे नहीं आए। आखिरकार हुआंग फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से है। उसके हृदय में कुछ अभिमान अवश्य होगा। यदि वो कहता रहे कि वो उस पर विश्वास नहीं करता तो वो दुखी होगा। ठीक है, जब हुआंग फैंग हार जाएगा तो मैं उसे फिर से कोड ढूंढने में मदद करूंगा। ली हुईमिन ने मन में सोचा, जाहिर है उसे अगली प्रतियोगिता के लिए हुआंग फैंग पर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं तुरंत लक्ष्य बदलने के लिए किसी को भेजूंगा। ले यी ने इस डर से तुरंत कहा कि हुआंग फैंग वापस आ जाएगा। चिंता मत करो, इस तरह प्रतिस्पर्धा करना दिलचस्प नहीं लगता। चलो कुछ और सिर जोड़ते हैं, हुआंग फैंग ने अचानक कहा। रंग सिर। ले यी हुआंग फैंग को कुछ संदेह से देखती है। हाँ, ये रोमांचक है, हुआंग फैंग ने कहा। आइए लॉटरी बनाने के लिए पैसे का उपयोग न करें। ये बहुत आम है। इस तरह यदि कोई हार जाता है तो वे एक दूसरे को भाई कहेंगे। बाद में एक कॉल के बारे में क्या ख्याल है? वैसे आपकी और मेरी तुलना नहीं की जाती है। निस्संदेह यदि आप डरते हैं तो ये ठीक है। डरना? मजाक, मुझे तुमसे डर लगेगा, ले यी ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, लॉटरी वैसी ही होगी जैसा आप कहेंगे। ली हुईमिन के दोस्त को उनका बड़ा भाई कहा जा सकता है। इसके अलावा ली हुआमिन के सामने अगर यह बात फैल गई तो ये ली हुआमिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए ले यी इस लॉटरी से बहुत संतुष्ट है। जहां तक उसकी बात है, उसने नहीं सोचा था कि अगर वह हार गया तो हार जाएगा और उसने अपने बड़े भाई को बुलाया। आखिरकार हुआंग फैंग की शूटिंग के दौरान उसने इसे अपनी आंखों से देखा। उस समय उनका इरादा हुआंग फैंग के साथ खेलने का नहीं था। हुआंग फैंग उस समय जानबूझकर अपनी ताकत नहीं छिपाएंगे। ले ये की खुद की शूटिंग स्किल भी अच्छी है। हालांकि यह ली हुईमिन के मूव जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में ये बुरा नहीं है, खासकर हुआंग फैंग के साथ। लेकिन अगर हमारे पास 3 लोग हैं तो आप उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? ले यी हुआंग फैंग को देखती है और कहती है, सरल, जब तक तुम तीनों में से एक मुझसे बेहतर है मैं तुम्हें भाई कहूंगा। हालांकि अगर मैं तुम सभी को जीत लूं तो तुम न केवल मुझे भाई कहोगे बल्कि उनमें से 2 को भी, एक भाई और एक बहन कहोगे। निष्पक्षता कैसी रहेगी? हुआंग फैंग ने कहा। ले यी हुआंग फैंग के बगल में भाई और बहन ली हुआमिन को देखती है और कहती है, हाँ। जल्द ही क्लब के कर्मचारियों ने शूटिंग रेंज की स्थापना की। हालांकि ले यी ने एक निश्चित लक्ष्य नहीं बल्कि एक गतिशील लक्ष्य चुना, और यह कोई सामान्य गतिशील लक्ष्य नहीं है बल्कि 100 मीटर तेज शूटिंग वाला गतिशील लक्ष्य है। जब हुआंग फैंग ने अनुरोध सुना तो उन्हें यह समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने ली हुईमिन से सलाह मांगी। और ली हुईमिन के स्पष्टीकरण के बाद हुआंग फैंग को भी समझ में आ गया कि इस 100 मीटर तेज शूटिंग वाले लक्ष्य का क्या मतलब है। ये सामान्य गतिशील लक्ष्यों को भेदने से थोड़ा अलग है। 100 मीटर तेज शूटिंग मूविंग टारगेट प्रोजेक्ट में शूटर स्थिर नहीं खड़ा है बल्कि उसे लगातार चलते रहने की आवश्यकता है। चलने की प्रक्रिया में शूटिंग करनी होती है और 40 सेकंड में 100 मीटर मूविंग पूरी करनी होती है। साथ ही आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ये सभी 100 मीटर चिकनी नहीं है, लेकिन विभिन्न बाधाएं हैं जो लोगों के कार्यों को आसानी से प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा लक्ष्य अपरिवर्तनीय नहीं है बल्कि आगे बढ़ने पर बेतरतीब ढंग से प्रकट होता है। लक्ष्य कहीं भी प्रकट हो सकता है और उसके प्रकट होने के समय के लिए कोई नियम नहीं है। ये कुछ सेकंड में या 2 या 3 सेकंड में बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकता है। इससे निशानेबाज की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। यदि प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी है तो लक्ष्य लगातार खुलता रहेगा। बंदूक की कोई संभावना नहीं है। अंततः परियोजना में 40 लक्ष्य थे, लेकिन सभी की बंदूक में केवल 45 गोलियां थी। ये 25 लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। हुआंग फैंग जब पिछले क्लब में थे तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट नहीं खेला था। आखिरकार वहां परिस्थितियां सीमित है। ली हुईमिन के अनुसार तेज फायर मोबाइल लक्ष्य को अक्सर सेना में प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि ले यी और अन्य इसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन आखिरकार वे कुछ समय के लिए सेना में रहे हैं। वे इस परियोजना से परिचित होंगे। लेकिन हुआंग फैंग ने स्पष्ट रूप से इस परियोजना के बारे में पहली बार सुना। किसी अनुभव की तो बात ही छोड़ दें। हुआंग फैंग, यह तुलना मत करो। ली हुईमिन फिर से मनाने में मदद नहीं कर सकते। वो देख सकता है कि हुआंग फैंग को वास्तव में इस क्षेत्र में अनुभव नहीं है, लेकिन ले यी और अन्य को इस क्षेत्र में अभ्यास करना चाहिए। कोई बात नहीं, हुआंग फैंग ने कहा कि शूटिंग स्तर के अलावा परियोजना को एक मजबूत प्रतिक्रिया क्षमता की भी आवश्यकता है। इस संबंध में हुआंग फैंग वास्तव में ले यी से डरता नहीं है। उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर मुझे डर लगता है तो मैं एक प्रोजेक्ट बदल सकता हूँ। ले यी ने आत्मविश्वास से हुआंग फैंग को बताया कि उन्होंने हाल ही में इस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की है, इसलिए उन्होंने इसकी तुलना हुआंग फैंग से करने के बारे में सोचा। अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 937 हार स्वीकार करने का समय। यहां तक कि सेना में भी कोई भी इस 100 मीटर रैपिड फायर मोबाइल टारगेट प्रोजेक्ट में अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर सकता है। सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक ही उत्तीर्ण स्तर तक पहुंच पाते हैं। जो लोग बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अधिक प्रशिक्षण लेना होगा। अभी अभी इस परियोजना के बारे में सुनने के बाद हुआंग फैंग की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उन्होंने पहले इस क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। ऐसा व्यक्ति जब तक कि वो निशानेबाजी में प्रतिभाशाली न हो, उत्तीर्ण होना कठिन होगा। बेहतर परिणाम प्राप्त करना तो दूर की बात है। अब और नहीं, हुआंग फैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा,
मुझे लगता है कि आप इस परियोजना के बारे में निश्चित हैं। अगर मैं एक को बदल दूं और अगर आप हार गए तो आपको यकीन नहीं होगा। मैं हार जाऊंगा। हुआंग फैंग के गुस्से पर लेई लगभग हंस पड़ी। प्रतिस्पर्धा चाहे कैसी भी हो, वह हारेगा नहीं। इस परियोजना को चुनने का एक कारण यह है कि उन्होंने हाल ही में इस प्रशिक्षण परियोजना में बड़ी सफलता हासिल की है। दूसरा कारण यह है कि उन्हें उम्मीद है कि हुआंग फैंग बुरी तरह हारेंगे। यदि वो अन्य परियोजनाओं से बेहतर है तो हुआंग फैंग हार जाएगा, लेकिन वो हार जाएगा ये बहुत बदसूरत नहीं है। लेई ये जो चाहता है वो ये है कि वो न केवल हुआंग फैंग को हारना चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि वो बुरी तरह हारे। ठीक है, चलो शुरू करें। हुआंग फैंग ने कंधे उचकाए। गुंजन, लेई ये ने ठंडी खर्राटे भरी। फिर वो और दो अन्य परिचारक जिन्होंने अभी अभी हुआंग फैंग पर व्यंग्य किया था, हुआंग फैंग के साथ मैच मैदान में गए। अन्य लोगों ने पीछा किया, लेकिन उन्होंने एक निश्चित दूरी बनाए रखी। पहले आना, हुआंग फैंग ने लोगों से कहा। चलो, हम तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहते, पहले देख लेते हैं। नहीं तो जब तुम हार जाओगे तो मैं ये कहने का बहाना बना दूंगा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेई ये ने बेशर्मी से कहा। वास्तव में जो लोग परियोजना से परिचित नहीं है, भले ही वे दूसरों को इसे कई बार खेलते हुए देखें, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर लेई ये की तरफ से एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर शुरू हो गया। वो तेजी से आगे की ओर भागा और जब वो बाधा की ओर भागा तो गिर गया। अचानक दो लक्ष्य मशीनें प्रकट हुई और तेजी से आगे बढ़ी। वह आदमी समय के साथ उनमें से एक था। हुआंग फैंग ने मदद नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने पहले व्यक्ति के प्रदर्शन को कर्तव्यनिष्ठा से देखा। उन्होंने पाया कि यह परियोजना वैसी ही थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी और उन्हें राहत मिली। जल्द ही उस आदमी ने पूरी परियोजना पूरी कर ली, लेकिन 40 सेकंड में अंततः केवल 21 लक्ष्य ही हिट हो सके। अरे, मैंने सोचा कि वो कितना अच्छा हो सकता है। हुआंग फैंग ने लेई के परिचारक को देखा जो उसकी ओर चल रहा था, और लेई ने भी एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि यह उपलब्धि आम लोगों की तुलना में बेहतर है, लेकिन जाहिर तौर पर यह उनके लिए असफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है। रेगी, इन 2 दिनों में मैंने थोड़ा भयंकर खेला। मेरे शरीर का कुछ हिस्सा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेई को खुद को घूरते हुए देखकर आदमी ने तुरंत समझाया। आपसे सामान्य समय में कम महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए कहें। देर सवेर आपका शरीर महिलाओं द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लेई ने दूसरे पक्ष से कहा। वो ये भी जानता है कि दूसरे पक्ष का गुण क्या है। वो आमतौर पर गंभीरता से प्रशिक्षण नहीं लेता, भले ही उसे हर जगह महिलाओं के साथ खेलना पसंद हो। इस मामले में यह अजीब है कि उसका पक्ष नहीं टूटता। उस आदमी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन वह आश्वस्त नहीं था क्योंकि लेई महिलाओं के साथ खेलने में खुद से ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन उसने खुद से थोड़ा ज्यादा प्रशिक्षण लिया था। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से लेई का खंडन करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा लेई उसे बाद में ढूंढ लेगी। जल्द ही एक अन्य व्यक्ति ने चलना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति की गति और सटीकता अभी वाले व्यक्ति से बेहतर है। इस समय लेई के मुंह पर सिर्फ मुस्कान दिखती है। यह सही है। यदि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, भले ही वे अंत में हुआंग फैंग को जीत ले, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि हुआंग फैंग और ली हुईमिन आश्वस्त नहीं है। दूसरे व्यक्ति का अंतिम परिणाम वास्तव में पहले व्यक्ति की तुलना में बेहतर है। उनका समय भी 40 सेकंड है, लेकिन 29 निशाने लगे, जो एक अच्छा परिणाम है। लेई ये देखने के लिए हुआंग फैंग की ओर देखता है कि इस बार उसे क्या कहना है, लेकिन हुआंग फैंग ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। अब मैं वास्तव में समझ गया हूं कि गोलियों की बर्बादी क्या है। मैं इस उपलब्धि के लिए बाहर आने में बहुत शर्मिंदा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं दूसरों की आलोचना करने में खुशी होती है। लड़का, संतुष्ट मत हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक बुरा परिणाम है? अगर तुम बाद में पास हो गए तो ठीक हो जाओगे। लेई ने हुआंग फैंग से कहा। जाहिर है उन्होंने सोचा था कि हुआंग फैंग ने ये प्रोजेक्ट नहीं खेला है, तो उसे लगा कि उसका स्कोर खराब है। बाद में जब वो व्यक्तिगत रूप से खेलेंगे तो उन्हें कठिनाई का पता चलेगा। पास, हाँ, हुआंग फैंग मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ठीक है, अब तुम्हें सख्त होना होगा, तुम बाद में रोओगे, लेई ने हुआंग फैंग से कहा। बाद में लेई ने भी परियोजना शुरू की। उनके कार्यों से उन्होंने पहली बार इस परियोजना को नहीं निभाया। इस प्रोजेक्ट में भी वो काफी अनुभवी होना चाहिए। हुआंग फैंग आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि परियोजना दूसरे पक्ष द्वारा अपनी पहल पर प्रस्तावित की गई थी, इसलिए दूसरे पक्ष को इस संबंध में आश्वस्त होना चाहिए, वरना ये तो उसकी अपनी पहल है। मेरे दिमाग में दिक्कत है। हुआंग फैंग ने पाया कि लेई का चरित्र इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आंदोलन में शूटिंग और प्रदर्शित आचरण कुछ सैनिकों की तरह है। हालांकि केवल कुछ ही है। सेना के कुलीन वर्ग से उनकी तुलना करने का अभी भी कोई तरीका नहीं है। बेशक अगर उनकी तुलना उनके 2 फॉलोअर्स से की जाए तो अब वो काफी उपलब्धियां हासिल करेंगे। और जल्द ही लेई ने 100 मीटर तेज शूटिंग मोबाइल लक्ष्य परियोजना पूरी कर ली। जब उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में सुना तो लेई ने हुआंग फैंग की ओर देखा और उन्हें और भी अधिक गर्व हुआ। इस बार उसने अच्छा खेला, सामान्य प्रशिक्षण से भी बेहतर, इसलिए उसने सोचा कि वो जीत गया है। लेई को 37 लक्षित ड्रोनों को मारने में 38 सेकंड का समय लगा। हालांकि हिट रिंगों की संख्या बहुत अच्छी नहीं थी, वे सभी 7 से अधिक थी। ये वास्तव में एक अच्छा परिणाम है, यहाँ तक कि सेना में भी। उसके बारे में क्या ख्याल है, लड़के? अगर तुम अब हार मान लेते हो तो बहुत देर हो चुकी है। लेई गर्व से हुआंग फैंग को देखती है और कहती है। हुआंग फैंग ने एक दूसरे को देखा और कहा, यदि आप हार मान लेते हैं तो क्या आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपने अपने लिए लॉटरी निर्धारित की है, लेई ने कहा। ये ठीक है, आप अभी भी यहाँ किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? हुआंग फैंग ने एक दूसरे को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा।
अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 938 सभी 10 वलय हैं। आप ले यी हुआंग फैंग से कुछ कहना चाहता है। हालांकि हुआंग फैंग ने पहले ही बंदूक ले ली है और अपनी त्वरित आग शुरू करने के लिए तैयार है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, लड़के, ले यी हुआंग फैंग की पीठ से कहती है। हुआंग फैंग का इरादा ले यी से बात करने का नहीं था, लेकिन वो गुप्त रूप से इसके लिए तैयारी कर रहा था। चूंकि हुआंग फैंग ने दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करने का वादा किया था, इसलिए उनके पास कोई आश्वासन नहीं होगा। उनकी शूटिंग का स्तर बहुत औसत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे भी इस परियोजना के लिए लक्ष्य मशीन को शूट करना आवश्यक है। जहां तक शूटिंग कैसे करनी है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह उसकी पसंद पर निर्भर करता है। जल्द ही हुआंग फैंग की परियोजना शुरू हुई। उन्होंने देखा कि हुआंग फैंग तेजी से आगे बढ़े। शुरुआत में क्योंकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसने अभी अभी 3 लोगों के कार्यों की नकल की थी, इसलिए वो थोड़ा अनाड़ी था। ले यी में 3 लोग सीधे दिखे और हंसे, और वे हुआंग फैंग को जीतने के बारे में चिंतित नहीं थे। टक्कर। अचानक हुआंग फैंग के दृष्टि क्षेत्र में लगभग एक ही समय में 2 लक्ष्य दिखाई देते हैं, और दोनों लक्ष्यों के बीच एक दूरी होती है। साथ ही लक्ष्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ स्थापित वस्तुएं, यहाँ तक कि कुछ पहलुओं में सेना की तुलना में अधिक कठिन है। जब हुआंग फैंग ने 2 लक्ष्य मशीनों की उपस्थिति देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसकी कलाइयां कांप गईं और 2 गोलियां निकल गईं, जो लगभग एक ही समय में 2 लक्ष्य मशीनों को मार रही थी। ले यी और अन्य लोगों ने यह नहीं देखा कि हुआंग फैंग की सभी 2 गोलियां लक्ष्य मशीन के केंद्र में लाल स्थान पर लगी। उसके बाद हुआंग फैंग तेजी से उठे, तेजी से भागे और फिर गोली चलाने के लिए नीचे गिर गए। उनकी हरकतें शुरुआत की तुलना में कहीं अधिक कुशल थी। ये बच्चा तेजी से सीख रहा है। हुआंग फैंग की अधिक से अधिक कुशल गतिविधियों को देखकर ले यी आश्चर्यचकित थी। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद से कहा, ये सिर्फ इतना है कि शूटिंग स्तर में सुधार नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत सुधारा जा सकता है। भाई, क्या आपको लगता है कि हुआंग फैंग जीत सकता है? दूसरी ओर ली बिंगयू ने भी चिंतित होकर ली हुईमिन से पूछा। क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था? ली हुईमिन अपनी बहन को मजाकिया अंदाज में देखता है। उन्हें जीत या हार की ज्यादा परवाह नहीं है। उनकी राय में हुआंग फैंग के हारने की अधिक संभावना है, लेकिन उसके बारे में क्या? इससे पहले उन्होंने हुआंग फैंग को प्रतियोगिता में भाग न लेने की सलाह दी थी, लेकिन केवल इस बात की चिंता थी कि हुआंग फैंग दूसरे पक्ष के हमले से अभिभूत हो जाएंगे। अब ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग इतना असुरक्षित नहीं है। जहां तक हुआंग फैंग के माध्यम से ले यी के खुद पर हमले का सवाल है, ली हुईमिन तिरस्कारपूर्ण थे। वो पहले ही इन लोगों के साथ आमने सामने की लड़ाई की उम्र पार कर चुका था और उन्हें उनके विचारों की कोई परवाह नहीं थी। बेशक अगर हुआंग फैंग जीत सकते हैं तो ली हुईमिन बहुत खुश होंगे। भविष्य में ले यी उसके सामने अपना सिर नहीं उठा सकती। बेशक हुआंग फैंग के जीतने की संभावना नहीं है। बड़े भाई, ली बिंगयुन ने पुकारा और फिर कहा, मुझे हुआंग फैंग पर पूरा भरोसा है। उसने मुझे कभी निराश नहीं किया, लेकिन मुझे डर है कि वो परियोजना को समझ नहीं पाया और नुकसान उठाना पड़ा। ये सच है। ली हुईमिन ने भी सिर हिलाया। उन्होंने अभी देखा कि हुआंग फैंग वास्तव में इस परियोजना से परिचित नहीं है। ऐसे में उन्हें कुछ नुकसान हुआ है। इसके अलावा उनका शूटिंग कौशल सामान्य है। अंततः जीतना बहुत कठिन है। ली बिंगयुन हुआंग फैंग के बारे में चिंतित है, लेकिन हुआंग फैंग को यह नहीं पता है। वो दौड़ रहा है और एक ही समय में बाधाओं से बच रहा है। इस बीच उसकी आंखें और दिमाग लक्ष्य मशीन पर ध्यान दे रहे हैं, जो किसी भी समय सामने आ जाएगी। ये लड़का अगर बाद में असफल हो गया तो ये दिलचस्प होगा, ले यी के बगल में एक सेवक ने कहा। उसे असफल होना ही था। एक अन्य अनुवर्ती वर्ग ने कहा कि वो असफल हो गया। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि हुआंग फैंग भी विफल हो जाएंगे, अन्यथा भले ही वे अंत में जीत गए, कुछ समय के बाद वो अपने ही शकल में एक मजाक बन जाएंगे। ये शर्म की बात होगी कि वो एक नौसिखिया को भी हरा नहीं सका। जल्द ही हुआंग फैंग ने अपनी सारी शूटिंग पूरी कर ली। ले यी ने यहाँ तक सोचा कि हुआंग फैंग ने उनसे कम समय लिया। यह असंभव है। ले यी अपने दिल में सोचता है कि हुआंग फैंग के पास खुद से तेज होने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार शुरुआत में उसने कुछ समय गंवाया क्योंकि वो उससे परिचित नहीं था। हालांकि भले ही वो खुद से तेज हो, उसका प्रदर्शन निश्चित रूप से बदतर होगा, ले यी ने सोचा। इस समय भाई और बहन ली हुईमिन, साथ ही ले यी के कई अन्य अनुयायी भी यहाँ आए थे। हुआंग फैंग ने शूटिंग पूरी कर ली, जिसका मतलब है कि प्रतियोगिता खत्म हो गई है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से करीब आ सकते हैं। हुआंग फैंग के बारे में क्या ख्याल है? हुआंग फैंग को टर्मिनल से आते देखकर ली बिंगयुन ने जल्दी से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यह सब हिट है। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, पूरी प्रक्रिया में उसकी आत्मा भी अत्यधिक केंद्रित है, इसलिए वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे मारना चाहिए था। वो कितनी रिंग मार सकता है वह नहीं जानता। सब हिट। हुआंग फैंग के शब्दों को सुनकर इससे पहले कि ली बिंगयुन के पास कुछ भी कहने का समय होता, एक तरफ ले यी खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी और बोली, लड़के, क्या तुम सपने देखते हो और तुम उन सभी को मार सकते हो? क्या मजाक है? ले यी, आप कैसे बोलते हैं? ली हुईमिन स्पष्ट रूप से ले यी के हुआंग फैंग के संबोधन से असंतुष्ट है। इस समय क्लब का स्टाफ अपने हाथ में टारगेट पेपर का ढेर लेकर आया, जो कि हुआंग फैंग द्वारा अभी बनाया गया रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। इस आदमी को आते देख वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि हुआंग फैंग भी आश्चर्यचकित नहीं थे। उसे जीत या हार की ज्यादा परवाह नहीं थी, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसकी उपलब्धियां क्या है। बेशक हुआंग फैंग बहुत खुश होंगे अगर वो ले यी को जीत सके। उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके पास कितनी गलतियां हैं?
कर्मचारियों के आगमन को देखकर ले यी के अनुयायियों में से एक ने उत्सुकता से एक दूसरे से पूछा। कर्मचारियों ने पहले आश्चर्य से हुआंग फेंग को देखा और फिर सभी से कहा, अतिथि 4 का परिणाम यह है कि इसमें 29 सेकंड लगे और 40 मोबाइल लक्ष्य हिट हो गए, 5 गोलियां बची हैं और 40 गतिशील लक्ष्य हैं, 10 छल्लियां। स्टाफ सदस्य की रिपोर्ट सुनकर दृश्य तुरंत शांत हो गया। केवल हुआंग फेंग के चेहरे पर मुस्कान दिखी। नतीजे पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हुआंग फेंग, मुझे पता था कि आप कर सकते हैं। वास्तव में सभी हिट, इसके अलावा अप्रत्याशित रूप से सभी 10 रिंग है। हुआंग फेंग, आप बहुत भयंकर हैं। ली बिंगयुन ने सबसे पहले जवाब दिया था। उसने हुआंग फेंग के चारों ओर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए और उछलते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि यह हुआंग फेंग की नहीं बल्कि उसकी उपलब्धि थी। ली बिंगयू हुआंग फेंग के लिए वास्तव में खुश है। अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट W, अपडेट T, अपडेट W, 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 अपडेट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 939 मैंने तुमसे कहाँ झूठ बोला? ठीक है, तुम सच में छुप रहे हो। तुमने इसे पहले मुझे वापस दे दिया था। यह मुझसे बेहतर है। इस समय ली हुईमिन ने भी जवाब दिया। हुआंग फेंग की तरफ गए, उसकी छाती पर हथौड़ा मारा और मुस्कुराते हुए कहा। ली हुईमिन भी बहुत खुश हैं कि हुआंग फेंग जीत सकते हैं। बेशक कुछ आश्चर्य भी है। उन्होंने पहले हुआंग फेंग के जीतने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हुआंग फेंग के प्रदर्शन से उन्हें पता चला कि उन्होंने पहले हुआंग फेंग का तिरस्कार किया था। अरे भाग्य भाग्य ही सब कुछ है। हुआंग फेंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा कि केवल वो जानता था कि अगर उसने वास्तव में शूटिंग पद्धति की कोशिश की तो वो ली हुआमिन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। उसने बस थोड़ी चालाकी की। ऐसा नहीं हो सकता। इस समय ले यी अचानक चिल्लाई। चूंकि वो बहुत उत्साहित था इसलिए उसकी आवाज थोड़ी तीखी लग रही थी। ये दूसरों के लिए कठोर था। ऐसा नहीं हो सकता, ले यी ने फिर कहा। नकली, यह नकली होना चाहिए। क्या आप गलत हैं? ले यी स्टाफ सदस्य को देखती है और कहती है। हालांकि ले यी की नजर में स्टाफ सदस्य किसी भी घबराहट में नहीं है। यहाँ के सभी कर्मचारी सेना से सेवानिवृत्त हैं। हालांकि वे ले यी की पहचान से डरते हैं, लेकिन उनके पास हीन या अति सक्रिय न होने के अधिक अर्थ भी है। मिस्टर ले, ये केवल अतिथि 4 के लिए लक्षित पेपर है। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप इसे स्वयं देख सकते हैं, स्टाफ ने ले यी से कहा। उसके बाद ले यी के हिलने का इंतजार किए बिना उसके पीछे के परिचारक ने लक्ष्य कागज पकड़ लिया और उसे ले यी के साथ देखा। ठीक है ले यी, अगर तुम हार गए तो तुम हार जाओगे। तुम नहीं हारे हो, तुम क्या स्वीकार नहीं कर सकते? ली हुईमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि शूटिंग रेंज के लोगों ने गलती की है। इसलिए हालांकि वो नहीं जानता था कि हुआंग फेंग की शूटिंग पद्धति अचानक इतनी अच्छी क्यों हो गई, वो ये भी जानता था कि हुआंग फेंग ने वास्तव में अभी अभी प्रतियोगिता जीती है। ले यी हुआंग फेंग के लक्ष्य पेपर को एक एक करके देखता है, लेकिन वो ली हुईमिन के तानों को अनसुना कर देता है। वो जितना अधिक देखता है उसका चेहरा उतना ही खराब होता है। इन लक्ष्य कागजों पर प्रत्येक लक्ष्य कागज के बीच में एक गोल छेद होता है, जो रजाई की गोली के टूटने के कारण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस रेंज के कर्मचारियों ने हुआंग फेंग की उपलब्धियों को गलत नहीं ठहराया, जबकि हुआंग फेंग ने अपनी आंखों के नीचे सभी 10 अंगूठियां बनाई। आपने मुझसे झूठ बोला। सभी लक्षित कागजात पढ़ने के बाद ले यी ने अचानक हुआंग फेंग की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें कहाँ धोखा दिया? हुआंग फेंग ने पूछा। आप जानबूझकर इतना बुरा खेलते थे। आपकी शूटिंग कौशल वास्तव में बहुत अच्छी है, ले यी ने कहा। तुम हारे हुए तो नहीं हो। मैं जानबूझकर तुमसे झूठ क्यों बोलता हूँ? ये प्रतियोगिता भी तुमने ही रखी थी। इसके अलावा मैं कभी यह नहीं कहता कि मेरी शूटिंग कौशल खराब है। तुम यही सोचते हो, हुआंग फेंग ने चुपचाप अपने चेहरे पर कहा। आप ले यी हुआंग फेंग की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वो कुछ देर तक बोल नहीं पाते, क्योंकि हुआंग फेंग ने जो कहा वो तथ्य है। ये वास्तव में पहली चीज है जो उसने उठाई। ये भी उनका पूर्वकल्पित विचार है कि हुआंग फेंग की शूटिंग का स्तर ऊंचा नहीं है, और हुआंग फेंग ने शुरू से अंत तक कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है ले यी, पिछली लॉटरी याद है? कृपया इसे कॉल करें। ली हुईमिन ने मुस्कुराते हुए ले यी से कहा। बेशक, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला सकता हूँ। ले यी का चेहरा अचानक हरा और लाल हो गया था। बेशक वो पिछले रंग के सिर को नहीं भूला। इसके विपरीत उसे रंगीन सिर अच्छी तरह याद था। वो सोच रहा था कि जब वो हार गया तो हुआंग फेंग को अपना वादा पूरा करने के लिए कैसे याद दिलाऊं। ले यी अपना वादा तोड़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन वो इस दृश्य में अकेला नहीं है। यहाँ कई लोग हैं जिनमें ली हुईमिन और यहाँ तक की क्लब भी शामिल है। उसका मानना है कि अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो कल को इसकी बात चारों तरफ फैल जाएगी। हालांकि उनके लिए हुआंग फेंग को बड़ा भाई, ली हुआमिन को बड़ा भाई, या यहाँ तक कि ली बिंगयुन को बड़ी बहन कहना भी मुश्किल है। ले यी दुविधा में है। अंत में वो केवल इतना ही कह सकता है, उसने धोखा दिया, गिना नहीं। बाद में ली हुईमिन और अन्य लोगों ने क्या कहा इसकी प्रतीक्षा किए बिना वो अपने छोटे भाई को अपने साथ ले गया। जब ड्रू आया तो वो बहुत तेज था और उसे भागने का आभास हुआ। अरे मत जाओ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, ली हुईमिन ने ले यी और अन्य लोगों को चिल्लाया। हालांकि ली हुईमिन के शब्दों ने ले यी को तेजी से चलने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि उसे पीछे पीछा किए जाने का डर हो। ये वास्तव में एक आदमी नहीं है। हारना अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है, ली हुईमिन ने ले यी और अन्य लोगों से कहा जो चले गए। भूल जाओ भाई, ली बिंगयुन ने अपने भाई को खींचते हुए कहा। ली हुईमिन ने पलटकर हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, गाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी शूटिंग कौशल इतनी अच्छी होगी।
आपको पता होना चाहिए कि हुआंग फेंग ने कम समय बिताया और साथ ही उन्होंने 100 गोल हासिल किए। वो एंटी स्काई प्रदर्शन के सभी 10 रिंग खेलने में सक्षम थे, यहाँ तक कि उनके विशेष बलों में भी यह काफी कठिन था। हालांकि ली हुईमिन ने तुरंत सोचा कि हुआंग फेंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य था, जो उनके विशेष बलों से अधिक शक्तिशाली था। चीन में एक से अधिक विशेष बल थे, लेकिन केवल एक ही था। जैसे ही हुआंग फेंग कुछ कहने ही वाले थे, ली हुआमिन ने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें फिर से विनम्र होने की जरूरत है। यदि आप बहुत विनम्र हैं, तो आपको गर्व होगा। हुआंग फेंग बेबसी से मुस्कुराता है। उन्होंने पहले जो कहा वो विनम्रता नहीं, बल्कि वास्तव में है। वास्तव में उनकी शूटिंग कौशल की तुलना ली हुईमिन से नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि ले यी के साथ तुलना करने पर भी उन्हें कोई फायदा नहीं है। और हुआंग फेंग ने उन लक्ष्यों को 100% हिट किया, मुख्यतः क्योंकि उन्होंने बंदूक का उपयोग नहीं किया, बल्कि आंतरिक शक्ति और कौशल का संयोजन किया। छुपा हुआ हथियार फेंकना, लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने हाथ में मौजूद हथियार को छिपे हुए हथियार के रूप में फेंकना। विशिष्ट क्षति उपयोगकर्ता की आक्रमण शक्ति और विशिष्ट गुप्त हथियार विशेषताओं पर निर्भर करती है। इसके लिए एक पेशेवर चोर और 30 के स्तर की आवश्यकता होती है। छिपे हुए हथियार फेंकने का कौशल हुआंग फेंग ने खेल की दुनिया में सिस्टम ट्यूटर से नहीं, बल्कि कौशल पुस्तक से सीखा है। खेल की दुनिया छोड़ने के बाद खेल की दुनिया में उनके द्वारा हासिल किए गए सभी कौशल संरक्षित किए गए हैं, जो कोई अपवाद नहीं है। इसलिए जब लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तब हुआंग फेंग ने बंदूक में गोली उतार दी और इसे एक छिपे हुए हथियार के रूप में बाहर फेंक दिया। वो पहले से ही इस कौशल से परिचित है, साथ ही आंतरिक शक्ति का नियंत्रण भी, इसलिए हिट दर काफी अधिक है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वो 100% लक्ष्य को मार सकता है, लेकिन सभी लक्ष्य कागजात 10 रिंगों को मारते हैं, जो कि क्यूई की संरचना के लिए कुछ भाग्य है। बेशक हुआंग फेंग भी जानता है कि यह एक चाल है। सामान्य लोगों का सामना करना ठीक है। यदि आप आंतरिक शक्ति के गुरु से मिलते हैं, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं। ऐसे में असर और भी बुरा होगा, इसलिए हुआंग फेंग को शूटिंग का अभ्यास करना होगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 940 छिपा हुआ। तो हुआंग फेंग की अभिजीत में कुछ सरल तत्व है। बेशक हुआंग फेंग को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। वो ली हुईमिन की प्रशंसा से शर्मिंदा है। ठीक है, परेशान करने वाला आदमी आखिरकार चला गया, चलो खेलते रहें, ली हुईमिन ने कहा। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। उसके बाद तीनों लोगों के बीच माहौल अच्छा रहा है। भले ही उन्हें आग्नेयास्त्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे बस ली बिंगयू से मिलने आए, जो हुआंग फेंग के साथ व्यस्त थे, और उनसे खुद को शूटिंग करना सिखाने के लिए कहा। बेशक ली बिंगयून की शूटिंग का स्तर वास्तव में खराब था। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग फेंग और अन्य को छोड़ने के बाद ले यी ने सीधे शूटिंग क्लब छोड़ दिया। ले यी को लगा कि उनके पास वहां रहने के लिए कोई चेहरा नहीं है। अगर वो बाद में दोबारा हुआंग फेंग से मिलता, तो उसे शर्मिंदगी होती। धिक्कार है, वो बच्चा सुअर होने का नाटक करता है और जानबूझकर बाघ को खाता है। क्लब छोड़ने के बाद ले यी के अनुयायियों में से एक ने गुस्से में कहा। और कहने के लिए चेहरा है, ले यी के दिल में एक सांस थी। अंत में उन्होंने हुआंग फेंग और ली हुईमिन को बड़ा भाई नहीं कहा, हालांकि उसके लिए चालाकी करना शर्मनाक बात थी। आज की खबर के बाद उनकी प्रतिष्ठा पर असर तो पड़ेगा ही, तो वे नाराज कैसे न होंगे। मैंने तुम्हें और अधिक अभ्यास करने के लिए कहा है। यदि तुम नहीं सुनते, तो तुम महिलाओं के साथ खेलना जानते हो। अब तुम 100 मीटर की शूटिंग भी पार नहीं कर सकते। यदि तुम्हें यह पता है, तो मुझे तुम्हारी खाल उतारनी होगी। ले यी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं। जब उसने ले यी के शब्द सुने, तो उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने अपने दिल में ले यी का तिरस्कार किया। ले यी के पास अभी भी यह कहने का चेहरा है कि उसने खुद लड़के को नहीं जीता। मूल रूप से मैं चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला होने का नाटक करना चाहता था, लेकिन मैंने चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला होने का नाटक नहीं किया। मुझे किसी और ने पीटा और आखिरकार मुझे धोखा देकर भागना पड़ा। ये खोने के लिए बहुत ज्यादा है। हालांकि यह व्यक्ति यह भी जानता है कि ले यी गुस्से की स्थिति में है। यदि वो जवाब देने का साहस करता है, तो ले यी का पेट क्यूई निश्चित रूप से उसके ऊपर फैल जाएगा। उसकी बुनियादी कायरतापूर्ण उपस्थिति को देखकर ले यी और भी कम क्रोधित है। हालांकि दूसरे पक्ष का रवैया पहले से ही बहुत अच्छा है, और वो दूसरे पक्ष को डांटना जारी नहीं रख सकता। आखिरकार उसके आसपास अन्य लोग भी हैं, इसलिए वो बहुत अधिक असभ्य नहीं हो सकता। ठीक है, आप अभी उस व्यक्ति के विवरण की जांच करने के लिए वापस जाएं। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो ली हुईमिन के साथ आ सकता है। ले यी ने एक सांस ली और अपने परिचारक से कहा। मूल रूप से ले यी ने सोचा कि हुआंग फेंग सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। आखिरकार हुआंग फेंग में ऐसे व्यक्ति का अहंकार नहीं था, साथ ही उन्होंने साधारण कपड़े भी पहने थे। इसलिए जब हुआंग फेंग ली हुआमिन के साथ थे, तब भी ले यी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब उसे हुआंग फेंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, तो हुआंग फेंग के बारे में ले यी का नजरिया बदल गया है। वो सोचता है कि हुआंग फेंग सुअर होने का नाटक करता था और जानबूझकर बाघ को खाता था। वो शहर में गहरी पैठ रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा आदमी तो और भी भयानक होता है। आज वो हुआंग फेंग और ली हुईमिन के भाई और बहन के सामने हार गया। उसे भूलना नामुमकिन है, लेकिन बदला लेने से पहले उसे हुआंग फेंग की पहचान का पता लगाना होगा। ठीक है, मैं इसे कल करूंगा। परिचारक ने जल्दी से कहा कि यह केवल ले यी के आदेशों के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके मन में हुआंग फेंग के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। वो हुआंग फेंग से भी बदला लेना चाहता था। बेशक हुआंग फेंग की पहचान की जांच करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हुआंग फेंग कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जिसे नाराज नहीं किया जा सके। कल क्या, अभी जाओ। ले यी को आखिरकार अपने सेवक को फिर से सबक सिखाने का बहाना मिल गया। फिर उसने उसे लात मारी। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, सेवक ने जल्दी से कहा।
स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग को नहीं पता था कि लेई यी और अन्य जिन्हें अभी अभी उसके हाथों नुकसान हुआ था, उन्होंने पहले ही खुद की जांच करने और खुद से बदला लेने के बारे में सोच लिया था। हुआंग फैंग आमतौर पर कुछ भी करते समय परेशानी पैदा करने की पहल नहीं करते हैं। हालांकि जब अन्य लोग उसके लिए परेशानी का कारण बनते हैं तो वो चीजों से नहीं डरता है, इसलिए वो जानता है कि दूसरा पक्ष इसकी गणना नहीं करेगा और वो डरता भी नहीं है। शूटिंग करने में बहुत मजा आता था। उन तीनों के खेलने का लगभग समय हो गया है। जब वे जाने के लिए तैयार हैं, ली बिंगयू के पास अभी भी कुछ विचार है। हुआंग फैंग और ली हुआमिन ने ली बिंगयून की बातें सुनी और एक दूसरे की ओर देखा। मुझे डर है कि ली बिंगयू जैसे लोगों की नजर में शूटिंग एक मजेदार चीज है। हुआंग फैंग और ली हुईमिन के लिए शूटिंग का मतलब खतरा है, जिसका मतलब है कि लोग मर सकते हैं, तो यह कोई मजेदार बात नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि दोनों व्यक्तियों का उद्देश्य इस संबंध में ली बिंगयू को शिक्षित करना नहीं था। वही उनकी दुनिया है। वे ली बिंगयू से अलग थलग हैं, उसे अंदर खींचने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भाई और बहन ली हुईमिन ने सबसे पहले हुआंग फैंग को होटल भेजा। जब वे जाने वाले थे, ली हुईमिन ने हुआंग फैंग से कहा, सावधान रहें। ले ये एक व्यापक विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं है। आज आपने उसे चेहरा खोने दिया, वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। मैं जानता हूँ, मैं उत्सुक हूँ, वो किस प्रकार का बदला लेगा। हुआंग फैंग मुस्कुराए और अंदर चले गए। ओह, मैं भूल गया, आप राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से हैं। आप उनके बच्चों की जीविकोपार्जन के सामान्य साधनों से कैसे डर सकते हैं। ली हुईमिन ने अचानक हुआंग फैंग की पहचान के बारे में सोचा और फिर उन्होंने राहत की मुस्कान के साथ कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोगों के पास आमतौर पर अधिक खतरनाक चीजें होती हैं। ले यी की डांडियों के सामने वे कैसे डर सकते हैं। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए ली बिंगयून से कहा, कल आपसे मिलना मत भूलना। अच्छी तरह से कल मिलते हैं, ली बिंगयून ने भी कहा। हुआंग फैंग यह नहीं भूले कि वो इस बार खेलने के लिए यांगचेंग नहीं आए थे, बल्कि ली बिंगयून को रद्द करने की औपचारिकताओं से गुजरने में मदद करने आए थे। सिर्फ इसलिए कि वे आज पहुंचे, उन्होंने आज ली बिंगयून की कंपनी में जाने की योजना नहीं बनाई, बल्कि कल तक इंतजार करने की योजना बनाई। जब हुआंग फैंग ने ली हुआमिन का शांत प्रदर्शन देखा तो उन्हें यह भी पता था कि दूसरे पक्ष को ली बिंगयू के मामलों के बारे में पता होना चाहिए था, और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि इस तरह से ये बेहतर है कि समस्या को स्वयं ही हल करने दिया जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। हुआंग फैंग को विदा करने के बाद भाई और बहन ली हुआमिन भी घर चले गए। जब वे घर पहुंचे तो भाई और बहन ली के पिता अभी भी हॉल में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ली बिंगयू ने अपने पिता को नमस्ते कहा, बातचीत की और नहाने और आराम करने चली गई। आज उस हुआंग फैंग को देखा, लोगों के बारे में क्या ख्याल है। ली हुईमिन के पिता ने अपने बेटे से पूछा। लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि वे बहुत गुप्त हैं, ली हुईमिन ने भी इस समय गंभीर चेहरे के साथ कहा। छिपा हुआ। ली हुईमिन के पिता के चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन वो जानना चाहते थे कि हुआंग फैंग ने उनके बेटे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कहाँ छिपा है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 941 ये युद्ध है। हाँ, ये बिल्कुल छिपा हुआ है, ली हुईमिन ने निश्चित रूप से कहा कि उसके बाद उसने अपने पिता को इस शाम के बारे में बताया। मूल रूप से वो आज 2 उद्देश्यों के लिए हुआंग फैंग से संपर्क करने गए थे। एक अपनी बहन को बचाने के लिए हुआंग फैंग के प्रति आभार व्यक्त करना है और दूसरा हुआंग फैंग का परीक्षण करना है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वो एक सामान्य व्यक्ति है। हालांकि संपर्क की अवधि के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो वास्तव में छिपा हुआ था, ली हुईमिन ने आखिरकार कहा। ओह, इतनी कम उम्र में क्या आप अपनी खुद की बढ़त को कवर कर सकते हैं। ली हुईमिन के पिता भी थोड़े आश्चर्यचकित थे। ली हुईमिन के पिता की नज़र में जब तक हुआंग फैंग बूढ़े हैं और उनमें कुछ क्षमताएं हैं, उनमें से ज्यादातर उसी तरह की है। वो ऐसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिले। हालांकि अपने बेटे के कथन के अनुसार हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं है। उसके पास क्षमता है, लेकिन वो अहंकारी नहीं है। यदि ले यी ने उसे उकसाया नहीं है तो शायद उसका कोई भी बेटा एक दूसरे की वास्तविक क्षमताओं को दिखाने में सक्षम नहीं है। बेशक ली हुआमिन और उनके पिता दोनों सोचते हैं कि हुआंग फैंग की वास्तविक क्षमता उससे अधिक होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि संपर्क का समय अपेक्षाकृत कम है। इसलिए ली हुआमिन को जो पता है वो पर्याप्त विस्तृत नहीं है। हाँ, उससे संपर्क करने से पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा व्यक्ति होगा। वो दिखता है और मिलनसार है, लेकिन उसके दिल में गर्व छिपा है और सामान्य लोग इसे बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, ली हुईमिन ने भी कहा। ली हुईमिन के पिता ने सिर हिलाया और फिर उनके सामने अखबारों का एक ढेर फेंक दिया ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि वो अपने भाई और बहन के वापस आने से पहले पढ़ रहे थे। ली हुईमिन ने कुछ संदेह के साथ अखबार उठाया। हालांकि जब उन्होंने अखबार के पन्ने पर बड़ी तस्वीर देखी जिसने पूरे पन्ने की आधी जगह घेर ली थी, तो ली हुईमिन को पता चला कि उनके पिता ने उन्हें इसे क्यों पढ़ने दिया। इस तस्वीर में मौजूद लोग, ली हुईमिन, सभी जानते हैं कि यह उसकी बहन और हुआंग फैंग हैं जो थोड़े समय के लिए अलग हो गए थे। वास्तव में जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो ली हुआमिन अखबार की सामग्री के बारे में एक सामान्य विचार का अनुमान लगाने में सक्षम थे। उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका अनुमान सही था। यह अखबार जो कहता है वो हुआंग फैंग और उसकी बहन के बारे में है। ये बहुत विस्तृत है, जिसमें उनकी समझ, सहयोग और पिछली गपशप शामिल है। पूरा पेज हुआंग फैंग और उसकी बहन के बारे में है। इसमें हुआंग फैंग और उसकी बहन की पहचान के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। हालांकि ली हुईमिन देख सकते हैं कि उपरोक्त विवरण पूरी तरह से सही नहीं है। चाहे हुआंग फैंग या उनकी बहन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है इस रिपोर्ट को लिखने वाले को हुआंग फैंग और उसकी बहन की असली पहचान नहीं पता थी, जो आश्चर्य की बात नहीं है। यदि हुआंग फैंग और उनकी बहन को एक साधारण पापराजी जानता था तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उन दोनों की पहचान को लंबे समय तक गुप्त नहीं रखा जा सकता था। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग पहले एक सुरक्षा गार्ड था। खैर, उसकी कार अच्छी है, मैं इसे देखने के लिए उधार लूंगा, ली हुईमिन ने अखबार पढ़ते हुए कहा।
मैंने तुम्हें यह नहीं दिखाया। ली हुईमिन के पिता ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, अगर यह अखबार जो कहता है वो सच है तो आपकी बहन और उस हुआंग फैंग के बीच ये करीब नहीं है, ये बहुत सरल है। अपनी बेटी के मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण ली बिंग्यू के पिता आमतौर पर समाचार पत्र पढ़ते समय राजनीतिक समाचार अनुभाग के अलावा कुछ मनोरंजन अनुभाग भी पढ़ते हैं। आमतौर पर वो इस सेक्शन पर अपनी बेटी की खबरें और तस्वीरें देख सकते हैं। इस तरह भले ही उसने कुछ समय से अपनी बेटी को नहीं देखा हो, वो उसकी खबर जान सकता है, उसकी तस्वीर देख सकता है, जान सकता है कि वो क्या कर रही है। आज जब उन्होंने यह अखबार देखा तो उनकी बेटी एक बार फिर पहले पन्ने की सुर्खियां बनी। इस बार यह अतीत से अलग है। हालांकि उनकी बेटी ने पहले पन्ने की सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन ये सब उनके कामों के कारण है। लेकिन आज ये घोटाले के कारण है, और घोटाले का उद्देश्य हुआंग फैंग है, स्वयं मेरी बेटी के सहायक के माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं पहले से जानता हूँ। इसलिए ली बिंग्यून के पिता ने अखबार में सभी रिपोर्टें पढ़ी है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या उसकी बेटी और हुआंग फैंग के बीच ऐसा कोई रिश्ता है। पिताजी, आप उन पत्रकारों को नहीं जानते, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वे क्या कहते हैं? ली हुईमिन ने हुआंग फैंग के साथ अपनी बहन के संबंध को देखना जारी रखा और बिना सिर उठाए अपने पिता से कहा, भले ही आप इस सब पर विश्वास न कर सके, लेकिन इसमें तस्वीरें हैं। इसके अलावा कई सच्ची तस्वीरें भी हैं जो उचित है। ली हुईमिन के पिता ने कहा, मैंने आज अपनी बहन से पूछा और उसने कहा कि वो और हुआंग फैंग साधारण दोस्त हैं। ली हुईमिन ने कहा, सामान्य मित्र, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ली हुईमिन के पिता ने कहा, मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली हुईमिन ने सभी समाचार पत्र पढ़ना समाप्त कर दिया। उसने उन्हें नीचे रख दिया और अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी बहन वयस्क है, हम उसकी पीठ पीछे उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बहुत अधिक नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर वो वास्तव में हुआंग फैंग में रुचि रखती है तो वो हमें बताएगी। मुझे बस इस बात का डर है कि वो बहुत छोटी है, बहुत सरल है, समझदार नहीं है और जब कुछ होगा तो वो आवेग में आ जाएगी। ली हुईमिन के पिता ने कहा, ये कुछ नहीं है। ली हुईमिन ने कहा, हमारे साथ, क्या आप मेरी बहन को कष्ट सहने दे सकते हैं? जब ली हुईमिन के पिता ने अपने बेटे की बातें सुनी तो उन्होंने अपना सिर हिलाया, जो सच था। उनकी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। हालांकि हुआंग फैंग के लिए ली हुआमिन के पिता को नहीं पता था कि क्या रवैया अपनाया जाए। अगर उनकी बेटी सचमुच उन्हें पसंद करती है तो उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए। पिताजी, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मेरी बहन इसे संभाल सकती है। ली हुईमिन ने फिर से कहा कि उनका इरादा हुआंग फैंग की मदद करने का था, क्योंकि उन्हें खुद हुआंग फैंग के बारे में अच्छी धारणा थी। यदि हुआंग फैंग वास्तव में उसका बहनोई हो सकता है तो यह अच्छा होगा। उसे लगा कि वो इसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकता है। बेशक, ये सब आपकी बहन पर निर्भर करता है। ठीक है, इन दिनों आपका हुआंग फैंग के साथ अधिक संपर्क है। इसके अलावा आप अपनी बहन के साथ अधिक बातचीत करते हैं। आप उसके वास्तविक विचार को बेहतर ढंग से जान पाएंगे। इस तरह हम भी इससे निपट सकते हैं। ली हुईमिन के पिता ने कहा, मैं देख रहा हूँ पिताजी। ली हुईमिन ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मुझे कैसा महसूस हो रहा है? आप इस मामले को ऐसे मानते हैं जैसे आप कोई युद्ध लड़ रहे हो। आपको दुश्मन की जांच करने और प्रतिक्रिया योजना बनाने की जरूरत है। ये युद्ध है, ली हुईमिन के पिता ने अपने बेटे से कहा और फिर वो उठकर अपने कमरे में वापस चला गया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 942 फिर से फिल्माया गया। दूसरी ओर ली बिंग्यू लगभग उसी समय ये भी जानता था कि उसके और हुआंग फैंग के बीच क्या हुआ था, और पापराजी ने उसे फिर से देखा था। हालांकि वे पहले काफी सावधान थे। पापराजी वास्तव में हर जगह थे और उन्होंने उसकी और हुआंग फैंग की हवाई अड्डे पर जाते हुए तस्वीरें ली। मेरे और हुआंग फैंग के बीच पिछले घोटाले के साथ साथ मेरे और अमीरों की रहस्यमय दूसरी पीढ़ी के बीच अफवाह के कारण एक बार यह रिपोर्ट सामने आने के बाद विश्वसनीयता बहुत अधिक होगी। कई लोग पिछले 2 घोटालों को जोड़ देंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे सामने अमीर प्रेमी की रहस्यमय दूसरी पीढ़ी पहला पुरुष भगवान है। इस तरह भले ही आप खुद को समझाएं, प्रभाव अच्छा नहीं है। इसकी फिर से तस्वीर कैसे ली गई? ये सिंघोल फिर से ली बिंग्यू ने हुआंग फैंग की रिपोर्ट को देखा और उदास चेहरे के साथ कहा, वो गपशप से नहीं डरती। हालांकि उसे पहले गपशप करना पसंद नहीं था, लेकिन हुआंग फैंग के साथ उसका बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक टकराव नहीं था। लेकिन इस तरह क्या इससे हुआंग फैंग को कोई परेशानी होगी? आखिरकार हुआंग फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति को कम प्रोफाइल रखने की जरूरत है। यदि उस पर हर समय ध्यान दिया गया हो, अगर उसकी पहचान उजागर हो गई तो क्या होगा? इसलिए जब ली बिंग्यू ने इस घोटाले को देखा तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसका उन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो हुआंग फैंग की भागीदारी के बारे में चिंतित थे। इस सड़क के बारे में सोचते हुए ली बिंग्यू ने अपना मोबाइल फोन उठाया और हुआंग फैंग को फोन किया। बर्फ का बादल, क्या बात है? फोन पर हुआंग फैंग ने कुछ संदेह में पूछा कि दोनों प्रतिभाएं अभी अभी अलग हुई हैं। कॉल करने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें फिर से फिल्माया गया, ली बिंग्यून ने कहा। कब्जा कर लिया गया? आपका क्या मतलब है? हुआंग फैंग का वो मतलब नहीं था जो ली बिंग्यून ने तुरंत कहा था। जब वह वापस आया तो उसने पहले नहाया, फिर अभ्यास किया और इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं की। इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उनके और ली बिंग्यून के बीच का घोटाला पूरे इंटरनेट पर फैलने वाला था। जब आप मुझे हवाई अड्डे पर ले गए तो पापराजी ने आपकी तस्वीरें खींची और हमारे बीच एक और घोटाला हुआ, ली बिंग्यून ने कहा। हुआंग फैंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। अप्रत्याशित रूप से उन पापराजी ने, जो वास्तव में प्रेतवादित हैं, आसपास की स्थिति का अवलोकन करने पर ध्यान दिया है। परिणाम स्वरूप गुप्त रूप से उनकी तस्वीरें खींची गईं। क्या इससे आप पर असर पड़ेगा? ली बिंग्यू ने धीमी आवाज में पूछा। घोटाले के कारण जब वे जियांगजू गए तो उन्होंने हुआंग फैंग से उन्हें लेने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब वे चले गए, क्योंकि हुआंग फैंग यांगचेंग आने वाले थे, इसलिए वे एक साथ चले गए। परिणाम स्वरूप उनकी तस्वीरें खींची गईं।
कोई बात नहीं, हुआंग फेंग ने सांत्वना देते हुए कहा कि हालांकि यह घटना उनके लिए कुछ परेशानियां लेकर आएगी, लेकिन यह असहनीय नहीं है। इसके अलावा ली बिंगयू इस घटना के लिए दोषी नहीं है, नहीं वो उससे नाराज हो सकता है। कोई बात नहीं। हुआंग फेंग के शब्दों को सुनकर ली बिंगयू को स्पष्ट रूप से राहत मिली। हालांकि शेन यान नाम का रिपोर्टर वास्तव में शक्तिशाली है और इस बार यह उसके द्वारा फिर से फोटो खींचा गया था। जहां तक शेन यान के नाम की बात है, हुआंग फेंग कोई अजनबी नहीं है। पिछली बार जब वो ली बिंगयू के हवाई अड्डे पर गए थे तो दूसरी तरफ से उनकी तस्वीर खींची गई थी। तब ली बिंगयू का एक रहस्यमय अमीर दूसरी पीढ़ी का प्रेमी था जिसने पूरे मनोरंजन जगत में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। यह उस घटना के कारण भी था कि हुआंग फेंग ने भी एक मीडिया कंपनी खरीदने का विचार आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में कुछ चीजों के कारण इसमें देरी हो गई। हुआंग फेंग को उम्मीद नहीं थी कि वो इस मामले को पहले ही भूल चुके हैं। परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष ने उसे एक अनुस्मारक दिया जिसने हुआंग फेंग को शेन रॉक के बारे में और अधिक उत्सुक बना दिया। इस बार वापस जाने के बाद इस समस्या को हल करने का समय आ गया है। हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा, अब उसके पास यहाँ अन्य चीजें हैं, इसलिए फिलहाल इससे निपटना आसान नहीं है, हमें वापस आने तक इंतजार करना होगा। ली बिंगयू का फोन काटने के बाद हुआंग फेंग के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने बस इतना कहा कि वो ठीक है। ली बिंगयू के लिए कुछ राहत देने वाली बात थी। वास्तव में हुआंग फेंग को पता था कि इस मामले से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की उनकी सदस्यता प्रभावित होगी, बल्कि सुई युमो को कैसे समझाया जाए, वो एक समस्या थी। पिछली बार मेरा ली बिंगयू के साथ अफेयर था, हालांकि सुयुमो ने अपने स्पष्टीकरण के बाद खुद पर विश्वास करना चुना। इस बार फिर से ऐसा हुआ। मुख्य बात यह है कि उसने सुयुमो को बताया कि उसके और ली बिंगयू के बीच कुछ भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा समय नहीं बीता और फिर एक और मामला हो गया। हुआंग फेंग को नहीं पता था कि क्या करना है। सुयुमो को समझाया। हालांकि भले ही वो नहीं जानता कि इसे कैसे समझाया जाए, हुआंग फेंग को जल्द से जल्द फोन करना चाहिए। वो जितनी देर से फोन करेगा उसे उतना ही बुरा लगेगा। इसलिए हुआंग फेंग ने देरी नहीं की। ली बिंगयू का फोन रखने के बाद उन्होंने तुरंत सुयुमो को फोन किया। मुझे याद है कि पिछले घोटाले का भी यही सच था। मैं यह नहीं जानता था। तब ली बिंगयू ने मुझे याद दिलाया कि मैं ये जानता था। फिर मैंने इसे समझाने के लिए तुरंत सुयुमो को बुलाया। इस बार ये पिछली बार से बहुत अलग नहीं है। फोन जल्द ही कनेक्ट हो गया। सुयुमो अभी भी जाग रही है। भाषा फॉर्म, अभी तक नींद नहीं आ रही है? हुआंग फेंग ने अस्थायी रूप से पूछा। वो सुयुमो का मूड देखना चाहता है। मुझे पता है आप कॉल करने वाले हैं। अगर मैं पहले बिस्तर पर जाऊंगा तो आप मुझे नहीं जगाएंगे, सु भाषा बुलबुले ने फोन पर कहा। इस समय सोवियत भाषा बुलबुला वास्तव में सो नहीं रही है। वो अपने कमरे में जमा मुखौटा में है और उसके बगल में और तांग मिक्स्यू। सु भाषा फोम और तांग मिक्स्यू दो लोग वास्तव में दोपहर में वे पहले से ही हुआंग फेंग और ली बिंगयू के बीच के संबंध को जानते हैं। उस समय इंटरनेट पर ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ, हुआंग फेंग और ली बिंगयू दोनों अपने अपने मामलों में व्यस्त हैं और नहीं जानते। तब सु युमो और तांग मिक्स्यू को पता था कि हुआन शिफेंग ने समझाने के लिए फोन किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। हुआन फेंग ने अब तक फोन नहीं किया। सु युमो के शब्दों को सुनकर हुआन फेंग शर्मिंदा हो गए। क्या आप जानते हैं, वास्तव में चीजें वैसी नहीं है जैसी रिपोर्ट की गई है। मैं बस बिंगयू के साथ यांगचेंग आया था। जैसे ही मुझे उस बेईमान रिपोर्टर ने लिखा, इसने पूरी तरह से स्वाद बदल दिया। यह है इस कदर। उसके बाद हुआन फेंग ने ली बिंगयू के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और वह यांगचेंग क्यों आए। यांगचेंग जाने के बारे में आपने मुझसे यही कहा था, सु युमो ने पूछा। क्योंकि यह हाथों से मुक्त है, इसलिए तांग मुक्सू इसे सुन सकता है। जाहिर है सु युमो तांग मिक्स्यू से बचना नहीं चाहती थी। हुआन फेंग के भेड़ फार्म में आने से पहले उसने सु युमो को नमस्ते कहा। हालांकि उस वक्त उन्होंने कुछ खास बातें नहीं कही थी। उन्होंने बस इतना कहा कि यहाँ कुछ है। तो ये पहली बार है कि सु युमो ने सुना कि हुआन फेंग एक मनोरंजन कंपनी खोलने जा रहा है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 943 के बाद मैं ऊब गया। हाँ, हुआन फेंग ने कहा। हालांकि बिंगयू कंपनी के शेयरधारक वास्तव में बेवकूफ हैं। आखिरकार यह मेरी वजह से है, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैंने यह नहीं कहा कि आपको परवाह नहीं है, सु ने गुस्से में कहा। लेकिन आप एक मनोरंजन कंपनी शुरू करने के बारे में कैसे सोचते हैं? यह मनोरंजन कंपनियों को पैसा कमाते देखने के बारे में नहीं है, हुआंग ने कहा। इसके अलावा मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट और गाने हैं, इसलिए एक मनोरंजन कंपनी शुरू करना बिल्कुल सही है। क्या आपके पास गाने और स्क्रिप्ट है? सु युमो को आश्चर्य हुआ। तुम्हें वे चीजें कहां से मिली? मैंने इसे स्वयं लिखा है, हुआंग फेंग ने बिना शर्म के कहा। मैं और क्या देख सकता हूँ, सु युमो ने हमला करते हुए कहा। उस समय मिसली को मत मारो। ऐसा लगता है कि वह अपने दोस्तों के सामने आपकी कंपनी में निवेश कर रही है। नतीजतन आपकी कंपनी इससे पहले कुछ दिनों तक टिक नहीं पाई है, व्यवसाय से बाहर चला जाता है। क्या ये दूसरों के लिए भी खेदजनक है? किसने कहा कि मेरी कंपनी कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी? हुआंग ने कहा। मेरी कंपनी चीन की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी बनने जा रही है और फिर ये दुनिया भर में फैलेगी। महत्वाकांक्षा छोटी नहीं होती, सु युमो ने कहा। हालांकि मनोरंजन जगत के वे लोग अच्छे पुरुष और वफादार महिलाएं नहीं हैं। आपको खुद सावधान रहना चाहिए। सु युमो स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग के नुकसान से डरती है। वो अपने परिवार के दबाव के कारण हुआंग फेंग से डरती है। इसलिए उसने देखा कि मनोरंजन कंपनी पैसा कमा रही है, इसलिए वो उद्योग में आ गई। उस समय यदि उसके पास इस संबंध में मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं होती तो उसे आसानी से नुकसान उठाना पड़ता। मुझे पता है, हुआंग फेंग ने कहा। वो खुद से ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, लेकिन हुआंग फेंग का इरादा लापरवाह होने का नहीं था, इसलिए वो अब इसे हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन फिर मिस ली वास्तव में आप पर विश्वास करती है। वो पहले से ही एक फ्रंट लाइन स्टार है। उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं।
परिणाम स्वरूप आपके शब्दों के कारण यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप अनुबंध समाप्त करने जा रहे हैं पिछली कंपनी और अपनी नई स्थापित कंपनी में निवेश करना सामान्य नहीं है। सु यूमो फिर से ली बिंग्यून के बारे में बात करती है। ठीक है, हम दोस्त हैं, हुआंग फेंग ने बताया कि हालांकि ली बिंग्यून बहुत आश्वस्त नहीं थे। ली बिंग्यून को खुद पर दृढ़ता से विश्वास था, जिससे सु यूमो को संदेह होगा। अब जब एक घोटाला हुआ है तो इससे सु यूमो पर और भी अधिक संदेह हो गया है। हाँ, तुम्हारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, सु यूमो ने तान मुक्सु को देखते हुए कहा, जिसने हर समय बात नहीं की थी, और देखा कि तान मुक्सु शर्मिंदा थी। जाहिर है सु यूमो का कुछ मतलब था। ऐसा लगता है कि हुआंग फेंग ने भी सु यूमो के शब्दों का अर्थ सुना है। वो बातचीत शुरू करने से डरता था, उसे सु यूमो के जारी रहने का इंतजार करना पड़ा। ठीक है, फोन पर इतनी बातें करना असुविधाजनक है। जब आप वापस आएंगे तो मैं इस बारे में बात करूंगा। हालांकि आप याद रख सकते हैं कि अब आपकी एक गर्लफ्रेंड है, इसके अलावा एक से अधिक नहीं है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, जब आप कुछ करते हैं तो कुछ अच्छा होता है, सु यूमो ने कहा। मुझे पता है, हुआंग फेंग ने उत्तर दिया कि वो जानता था कि यह सु यूमो का अपनी प्रेमिका के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार था, और उसने खुद को याद दिलाया कि हुआंग फेंग केवल अपने नुकसान का सामना कर सकता है। फोन रखने के बाद सु यूमो तांग मिक्स्यू को देखती है और कहती है, तुमने अभी बात क्यों नहीं की? अगर आप उसे सबक सिखाएंगे तो वह आपकी बात नहीं मानेगा। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, तांग मिक्स्यू ने कहा कि दरअसल उन्हें लगा कि उन्हें इस मामले में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार वो भी देर से आने वाली थी। भले ही हुआंग फेंग और ली बिंग्यू के बीच कुछ था, वो ली बिंग्यू से ज्यादा बेहतर नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो हुआंग फेंग के बारे में कुछ भी कहने में अच्छी नहीं थी। लेकिन सु यूमो, जो हुआंग फेंग की असली प्रेमिका है, को हुआंग फेंग कहा जा सकता है। उसके पास ये योग्यता है और हुआंग फेंग नाराज नहीं होंगे। मुझे बुरा इंसान बनाने से आपका क्या मतलब है? सु यू ने सफेद आंख से अपने दोस्त से कहा। बिल्कुल नहीं, आप इंपीरियल पैलेस हैं, तांग मुक्यू ने संकोचपूर्वक कहा। आप इस तरह की चीज को प्रबंधित करने के लिए सबसे योग्य हैं, मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सु यूमो ने एक बार फिर टैंग मुक्सू को सफेद लुक दिया। हालांकि टैंग मुक्यू के शब्द अभी भी बहुत उपयोगी हैं। हुआंग फेंग के बाद चाहे कितनी भी महिलाएं हों, इंपीरियल पैलेस की स्थिति उनकी अपनी होनी चाहिए। वैसे क्या आपको लगता है कि हुआंग फेंग और ली बिंग्यून के बीच कोई रिश्ता है? सु यूमो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए पूछा, और हुआंग फेंग के कारण वो एक करीबी बहन बन गई। सु यूमो अपना विचार छिपाना नहीं चाहती थी। मुझे यकीन नहीं है, तान मुक्सू ने कहा, ये देखकर कि सु यूमो उसके उत्तर से बहुत संतुष्ट नहीं लग रहा था। तान मुक्सू ने जारी रखा, हालांकि हुआंग फेंग, जैसा कि आपने पहले कहा था, भावनात्मक रूप से बहुत अनिर्णायक है। अगर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसका पीछा करता है तो उसके लिए ये कठिन है उसे मना करने के लिए। मुझे लगता है कि ली बिंग्यू ने हुआंग फेंग के लिए सीधे अनुबंध समाप्त करने का फैसला किया, और वो हुआंग फेंग की कंपनी में भी शामिल हो गया। उसकी कोई छाया नहीं है और जाहिर तौर पर उसकी दोस्ती की कोई उम्मीद नहीं है। हुआंग फेंग आम दोस्तों की तरह सरल नहीं है। सु यूमो ने सिर हिलाया। यही वो बात थी जिसके बारे में वो चिंतित थी। हुआंग फेंग हर चीज में अच्छा था, यानी वो भावनात्मक मुद्दों पर बहुत अनिर्णायक था, साथ ही वो लड़कियों के लिए बहुत आकर्षक था। इस तरह भावनात्मक मुद्दों पर कई उलझे हुए अकाउंट होंगे। ऐसा लगता है कि भविष्य में हम में से कुछ लोग हुआंग फेंग की समस्या से ऊब गए हैं, सु यूमो ने आग भरते हुए कहा। वो पहले से ही सोच सकती है कि भविष्य में उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे एक अच्छा आदमी मिल गया है और वो नहीं जानती कि यह सही है या गलत। टैंग मिक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी परेशानी है, मेरी नहीं। ओह, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है? सु यूमो से पूछा। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, मैं अभी तक नहीं जानता। तान मिक्स्यू ने कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सु यूमो ने टैंग मुक्यू का कंधा पकड़कर कहा। हुआंग फेंग द्वारा सु यूमो का फोन बंद करने के बाद उन्हें भी राहत मिली। हालांकि सु यूमो के पास दिन के अंत में खुद को चेतावनी देने का अर्थ था। उसने अंततः ली बिंग्यून पर विश्वास करना चुना। हुआंग फेंग ने यह भी समझा कि ली बिंग्यून और तान मुक्यू की अलग अलग भूमिकाएं थी। हालांकि सु यूमो तान मिक्सू को स्वीकार कर सकता था, लेकिन वो ली को आवश्यक रूप से बर्फ के बादल को स्वीकार नहीं कर सकता था। टैंग मुक्सू और सु यूमो गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा ये कहना मुश्किल है कि टैंग मिक्स्यू के परिवार के कारण वे अंततः टैंग मिक्स्यू के साथ मिल पाएंगे या नहीं। इसके अलावा सु यूमो का जन्म तान मुक्सू के समान पारिवारिक पृष्ठभूमि में हुआ था, इसलिए वो तान मुक्सू की सहायता को महसूस कर सकती है और उसके मूड को बेहतर ढंग से समझ सकती है। इसलिए उसके और टैंग मुक्यू के मामलों को स्वीकार करना बहुत आसान है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 944 राष्ट्रपति वांग व्यस्त है। हालांकि ली बिंग्यून अलग है। हालांकि सु यूमो और ली बिंग्यू पिछले सहयोग के कारण दोस्त हैं, सु यूमो और तान मिक्स्यू के बीच का रिश्ता स्पष्ट रूप से ली बिंग्यू जैसा नहीं है। इसलिए सु यूमो तान मिक्स्यू और ली बिंग्यून को स्वीकार कर सकती है। हालांकि हुआंग फेंग ने यह नहीं सोचा है कि उसका ली बिंग्यू के साथ क्या संबंध है। हालांकि विमान पर उनके प्रदर्शन ने हुआंग फेंग को कुछ एहसास कराया। हुआंग फेंग ज्यादा सोच नहीं सकते, अन्यथा ली हुईमिन बंदूक ले सकता है और यह कहे बिना कि वो कामुक है खुद से बाहर निकल सकता है। हालांकि हुआंग फेंग को अच्छी नींद मिल सकती है अगर वो सु यूमो का विश्वास जीत सके। अगली सुबह हुआंग फेंग के उठने के बाद उन्होंने ली बिंग्यू को अपॉइंटमेंट लेने के लिए बुलाया और दूसरा पक्ष पहले ही उठ चुका था। दोनों की मुलाकात के बाद वे ली बिंग्यून की कंपनी में गए। क्या आपका सहायक साथ नहीं आया? हुआंग फेंग ने उत्सुकता से पूछा जब उसने देखा कि केवल ली बिंग्यून ही दिखाई दे रहे थे। नहीं, ली बिंग्यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनकी राय में वो और हुआंग फेंग इस समस्या को हल कर सकते हैं। अन्य लोगों को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे उनके सहायक हो या उनके परिवार वाले। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वे जल्द ही ली बिंग्यू की कंपनी में पहुंचे। ली बिंग्यून की कंपनी भी यांगचेन की एक बड़ी कंपनी है।
ये पूरे मनोरंजन जगत में भी एक बड़ी ताकत है। इसमें कई कलाकार हैं। हालांकि हाल के वर्षों में पॉप कलाकारों के अपने स्टूडियो हैं, लेकिन कुछ मनोरंजन कंपनियां प्रभावित हुई हैं, लेकिन ली बिंग्यू की कंपनी बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई है। यही कारण है कि ली बिंग्यू को जाने न देने का एक कारण ये है कि यदि ली बिंग्यू जो है कंपनी द्वारा भर्ती किया गया चला गया है, कंपनी के कलाकार निश्चित रूप से जाने के लिए तैयार होंगे। ऐसे में उनकी कंपनी पर असर छोटा नहीं होगा। जब ली बिंग्यू हुआंग फैंग को कंपनी की इमारत में ले जाता है तो कई लोग ली बिंग्यू को देखकर चौंक जाते हैं। फिर जब ली बिंग्यून वहां गए तो वे सभी उसकी पीठ पीछे बात कर रहे थे। हाल के दिनों में कंपनी में ली बिंग्यू के बारे में काफी चर्चा हुई है, चाहे वह स्वतंत्र द्वार छोड़ना चाहती हो या हुआंग फैंग के साथ घोटाला। ये सब रात्रिभोज के बाद कंपनी के कर्मचारियों की चर्चा है। कंपनी के वे कर्मचारी इस बात से बहुत आश्चर्यचकित नहीं है कि ली बिंग्यून अपने दम पर बाहर जाना चाहते हैं। अब जब तक वो कुछ प्रसिद्धि और क्षमता वाला सितारा है, वो अपना स्टूडियो खोल सकता है और अपना मालिक बन सकता है। यह एक सामान्य बात है। इन लोगों की नजर में यह आश्चर्य और संदेह है कि ली बिंग्यून इतने लंबे समय तक कंपनी में रह सकते हैं। और अब ली बिंग्यू स्पष्ट रूप से सोच रहे हैं, इसलिए वह स्वतंत्र होना चाहते हैं। अन्य कर्मचारियों और कलाकारों की नजर में यह एक बहुत ही सामान्य बात है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि ये लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि ली बिंग्यून अपना अनुबंध समाप्त करना चाहते हैं और कंपनी छोड़ना चाहते हैं। यह अफवाह नहीं है कि वो स्वतंत्र होना चाहता है और अपना स्टूडियो खोलना चाहता है, बल्कि वो हुआंग फैंग की कंपनी में शामिल होना चाहता है। अगर उन लोगों को ली बिंग्यू का फैसला पता होता तो वे हैरान रह जाते। जहां तक ली बिंग्यून के बारे में दूसरे विषय की बात है तो वे लोग थोड़े आश्चर्यचकित थे। ली बिंग्यून और हुआंग फैंग के बीच घोटाला कल दोपहर को ही सामने आया। हालांकि इसकी उपस्थिति की शुरुआत से ही यह तेजी से फैल गया। क्या कंपनी के लोग ली बिंग्यून और हुआंग फैंग के बारे में बात कर रहे हैं? समाज में खरबूजा खाने वाले भी इस बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी ली बिंग्यून की छवि को बनाए रखने पर बहुत ध्यान देती थी। वे ली बिंग्यून को प्यार में नहीं पड़ने देते या विपरीत लिंग के बहुत करीब नहीं आने देते। यदि कोई घोटाला है तो वो सामयिक जनसंपर्क भी है। पिछली बार ली बिंग्यू और रहस्यमयी अमीर दूसरी पीढ़ी के बॉयफ्रेंड इतनी जल्दी घर बसा सके, इसके पीछे कंपनी का श्रेय भी है। हालांकि इस बार कंपनी ली बिंग्यू के रवैये से स्पष्ट रूप से नाराज थी। जब ली बिंग्यून और हुआंग फैंग के बीच घोटाला फिर से सामने आया तो कंपनी ने कोई कार्रवाई या कोई जनसंपर्क नहीं किया, इसलिए खबरें फैलती रहीं। ली बिंग्यून ने स्पष्ट रूप से देखा कि ये लोग उसके पीछे बात कर रहे थे, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। एक सार्वजनिक शख्सियत के तौर पर इस बारे में बात करना एक आम बात है, इसलिए उन्हें इसकी आदत हो गई है। बस इस बार बात करने वाले कोई आम लोग नहीं, बल्कि उनके सहकर्मी थे। बेशक ये सहकर्मी जल्द ही पूर्व सहकर्मी बन सकता है। हुआंग फैंग को यह देखकर राहत मिली कि ली बिंग्यून का चेहरा नहीं बदला था। उसे डर था कि ली बिंग्यू इसे सहन नहीं कर पाएगा। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बारे में ज्यादा सोचा। ली बिंग्यू उतना असुरक्षित नहीं है जितना उसने सोचा था। मुझे खेद है मिस ली, मिस्टर वांग अभी व्यस्त है, फिलहाल मैं आपसे नहीं मिल सकता। जब ली बिंग्यून हुआंग फैंग को महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर ले जाता है तो उसे महाप्रबंधक के सचिव द्वारा रोक दिया जाता है, जिससे ली बिंग्यून थोड़ा चौंक जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब वो सामान्य समय पर महाप्रबंधक से मिलना चाहती है तो कोई समस्या नहीं है, उसे कभी नहीं रोका गया। भले ही महाप्रबंधक वास्तव में व्यस्त हो, कोई भी उसे नहीं रोकेगा। हालांकि ली बिंग्यून को पता है कि वांग जब भी आज यहाँ आने के अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो हमेशा खुद को आगे रखते हैं। उसके लिए अनुबंध से सुचारू रूप से और लाभप्रद ढंग से छुटकारा पाना आसान नहीं है। फिर मैं बाहर इंतजार करूंगा। जब राष्ट्रपति वांग का काम पूरा हो जाए तो कृपया मुझे बताएं, ली बिंग्यू ने महासचिव वांग से कहा। ठीक है। सचिव का रवैया बहुत अच्छा था। उनका इरादा ली बिंग्यून को शर्मिंदा करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत समझदार लग रहा था। कार्यालय में बैठ जाओ, ली बिंग्यू ने हुआंग फैंग से कहा कि हालांकि ली बिंग्यू के पास कंपनी में आने के लिए ज्यादा समय नहीं था, कंपनी में उनका एक कार्यालय भी था। आखिरकार वो कंपनी की पहली बहन थी, यह इलाज उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। जब वे चले गए, सचिव ने श्री वांग के कार्यालय का दरवाजा खोला। अंदर सचिव के मुंह में श्री वांग चाय पीने और अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। ये रही वो, श्री वांग ने बिना सिर उठाए कहा कि वो कंपनी के महाप्रबंधक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष दोनों थे। ली बिंग्यू इस बार कंपनी छोड़ना चाहते थे। वही वो व्यक्ति था जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। आखिरकार ये सीधे तौर पर उनके हितों से संबंधित था, इसलिए वह ली बिंग्यू को आसानी से जाने नहीं दे सकते थे। ठीक है, मैं अभी उसके साथ आया हूँ, और उस प्रेमी के साथ जिसका कल के अखबार में अफेयर था, सचिव ने कहा। वो वास्तव में पत्रकारों की आलोचना से नहीं डरती। वो कल बेनकाब हो गई थी और वो आज भी उसके साथ घूम रही है। श्री वांग ने कहा कि श्री यांग को अभी तक रिहा नहीं किया गया है, इसलिए अन्य लोगों को हुआंग फैंग की शक्ति का पता नहीं है। श्री वांग की राय में हुआंग फैंग कुछ पैसों के साथ एक अमीर दूसरी पीढ़ी है, उसकी कोई क्षमता नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 945 यह आप ही हैं जो बाहर जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि वो नहीं जानता था कि हुआंग फैंग शक्तिशाली था। राजा को हमेशा लगता था कि ली बिंग्यू अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए हुआंग फैंग को लाया था। उनमें से कुछ बहुत भोले थे और अमीरों ने उन्हें कभी नहीं देखा था। इससे भी अधिक, हुआंग फैंग केवल एक अमीर दूसरी पीढ़ी है और वह उससे नहीं डरेगा। वे कहाँ थे? श्री वांग ने पूछा। उसके कार्यालय में वापस आ जाओ। जब तुम्हारे पास समय हो तो मैं उसे सूचित कर दूं, सचिव ने कहा। उसे बताओ, हे क्या वो सोचती है कि वो अभी भी कंपनी की पहली बहन है? इस बार भले ही वो पीछे रह गई, लेकिन कंपनी में उसके साथ पहले जैसा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। वो अंदर और बाहर की चीजें खाएगी और अपरिपक्व सफेद आंख वाले भेड़िए को ऊपर उठाए। मुझे नहीं पता कि मैं पहले उसकी दयालुता के लिए कैसे आभारी रहूं। वांग हमेशा अधिक से अधिक गुस्से में रहता है। हालांकि उनकी कंपनी में कई कलाकार हैं, ली बिंग्यू एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अग्रिम पंक्ति में जा सकते हैं।
ली बिंगयुन न केवल कंपनी के साइन बोर्ड है, बल्कि कंपनी को ढेर सारा पैसा कमाने में भी मदद करते हैं। साथ ही वो कंपनी को नए लोगों को प्रमोट करने में भी मदद करती है, इसलिए वो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ली बिंगयुन जितनी अधिक महत्वपूर्ण है, कंपनी में उनके जाने का नुकसान उतना ही अधिक होगा और वांग उतना ही अधिक परेशान होंगे। ठीक है, पहले बाहर जाओ। अगर वो मुझसे मिलने आती है तो उसे रोकने में मेरी मदद करना जारी रखना। श्री वांग ने कहा, ठीक है, इस बार मैं ली बिंगयुन को कुछ ताकत दिखाना चाहता हूँ और उसे नर्म होना चाहता हूँ। अच्छा ऐसा है, सचिव ने उत्तर दिया और कार्यालय में व्यस्त रहने के लिए श्री वांग को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। दूसरी तरफ ली बिंगयू हुआंग फैंग को अपने कार्यालय में ले जाती है। जब मैं समय समय पर वापस आता हूँ तो ऑफिस में भी रहता हूँ, गाने सुनता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ वगैरह। जैसे ही ली बिंगयून चले, उन्होंने हुआंग फैंग से कहा, ठीक है, ये यहाँ है। ली बिंगयू दरवाजा खोलने के लिए मुड़ती है, लेकिन वो दंग रह जाती है। उसके ऑफिस में पहले से ही एक व्यक्ति है और वो ये भी जानती है कि यह व्यक्ति एक महिला स्टार भी है। अब वो दूसरे चरण में प्रवेश कर सकती है। हालांकि आमतौर पर दोनों के बीच रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहते हैं। इसका कारण यह है कि ली बिंगयू कंपनी की पहली बहन है जिसके पास अधिक संसाधन है, जबकि दूसरी विचलित नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ली बिंगयू से भी बदतर नहीं हूँ। मेरे अभी भी दूसरी श्रेणी में होने का कारण यह है कि मेरे पास ली बिंगयू की तुलना में कम संसाधन है। यदि मेरे पास ली बिंगयू जितने संसाधन है तो मैं अब पहली श्रेणी में हूँ। जिंगयू, तुम यहाँ कैसे हो? ली बिंगयू ने आश्चर्य से महिला की ओर देखा और कहा। ली बिंगयून के चेहरे पर आश्चर्य दिखावा नहीं है। वो वास्तव में आश्चर्यचकित है क्योंकि उसके कार्यालय की सजावट उसके जाने से पहले की सजावट से अलग है। कार्यालय की परिचित चीजें खत्म हो गई है और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसने नहीं देखी है। इस समय उसका सहकर्मी जिया जिंगयुन वहां ऐसे बैठा था जैसे वो कार्यालय का मालिक हो। उन्होंने मेकअप करने के लिए शीशा पहना हुआ था। ओह, ये बिंगयुन सुंदरता वापस आ रही है। ली बिंगयू को देखने के बाद महिला ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यह मेरा कार्यालय है। इसके अलावा आपको अन्य लोगों के कार्यालयों में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाना होगा। आप ये भी नहीं समझते हैं यह विनम्रता? आपका कार्यालय? ली बिंगयून और भी स्तब्ध थे, लेकिन यह मेरा कार्यालय है। वो 2 दिन पहले की बात है। जिया जिंगयू गर्व से ली बिंगयू को देखती है और कहती है, पहले दिन से यह मेरा कार्यालय है, अब यह है और यह रहेगा। आप? जिया जिंगयू के चेहरे पर गर्व का भाव देखकर ली बिंगयू को नहीं पता था कि क्या पैदा हुआ है। जब कंपनी को पता चला कि वो अनुबंध समाप्त करने जा रही है तो उसने अपना कार्यालय दूसरों को वापस ले लिया। इससे ली बिंगयून व्यथित महसूस करता है। वहीं कंपनी के बारे में उनकी धारणा और भी खराब है। उनके कंपनी छोड़ने से पहले ही कंपनी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है। इसमें वास्तव में कोई मानवीय भावना नहीं है। कृपया आप बाहर जाओ, मैं परेशान नहीं होना चाहता। जिया जिंगयू ने देखा कि ली बिंगयू का चेहरा थोड़ा व्यथित था और वह अधिक गौरवान्वित था। उसने कुछ छिपाया भी नहीं। उसका चेहरा प्रसन्न मुस्कान से भरा था। जिया जिंगयू हमेशा ली बिंगयू से नाखुश रही है। वो सोचता है कि वो ली बिंगयून से अधिक सुंदर है, उसमें उससे अधिक क्षमता है और उसे लाल होना चाहिए। और तो और उन्होंने मौजूदा संसाधनों और पद के लिए बहुत त्याग किया है। यहाँ तक कि एक लड़की की सबसे महत्वपूर्ण चीजों का भी भुगतान किया गया है। लेकिन ली बिंगयू आमतौर पर एक संत लड़की की तरह व्यवहार करती है। कंपनी के सभी नेता उसके जैसे हैं, इतना त्याग करते हैं, फिर भी ली बिंगयू के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से उसे बीच में नहीं आने देगा। परसों ली बिंगयू कंपनी छोड़ना चाहते थे। जिया जिंगयू बहुत खुश थी। उन्होंने अपने चेहरे पर कंपनी के प्रति एक समान नफरत साझा की। उन्होंने ली बिंगयू से कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए, लेकिन उन्हें कंपनी के नेताओं से बहुत भरोसा मिला। ली बिंगयू को सबक सिखाने के लिए कंपनी के शेयरधारक ली बिंगयू के कार्यालय को हटाना चाहते हैं और उन्हें बिना किसी जगह के वापस आने देना चाहते हैं। जब जिया जिंगयू को इसके बारे में पता चला तो उसने बदलने के लिए कहा। ली बिंगयू का कार्यालय उससे बेहतर था। इसके अलावा जब वो ली बिंगयू के कार्यालय पर कब्जा कर सकी तो उसे एक प्रकार की बदले की भावना महसूस हुई। इसलिए जब ली बिंगयू आज वापस आए तो उन्होंने जिया जिंगयू को अपने कार्यालय पर कब्जा करते हुए देखा। यह आप ही हैं जो बाहर जा रहे हैं? हुआन फैंग भी परेशान हो जाता है जब वो ली बिंगयू की शिकायत की अभिव्यक्ति देखता है। ली बिंगयू ने अभी तक समाप्ति की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है, इसलिए वो अभी भी कंपनी के एक व्यक्ति है। कंपनी ने वास्तव में अपना कार्यालय दूसरों को दे दिया, जो बहुत दुखद है। और तो और हुआन फैंग को यह भी पता है कि यह कंपनी ली बिंगयू को खुशी से जाने नहीं देना चाहती। ली बिंगयू का कार्यालय दूसरों को देना और ली बिंगयू को एक ही समय में न जाने देना घृणित है। तुम कौन हो? ली बिंगयू के नए अंगरक्षक, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर जिया जिंगयू ने अपनी भौहें उठाई और हुआंग फैंग पर चिल्लाया। हुआंग फैंग के कपड़े बहुत साधारण थे, जिससे जिया जिंगयू को उनकी पहचान के बारे में गलत निर्णय लेना पड़ा। यदि वो आमतौर पर इन सहायकों और अंगरक्षकों के साथ लोगों जैसा व्यवहार नहीं करती तो वो हुआंग फैंग के प्रति विनम्र कैसे हो सकती थी? हालांकि हुआंग फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसके पास चला गया। डेस्क के उस पार उसे हाथ बढ़ाकर उसे उठाना पड़ा। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? यदि आपने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो आप मर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर ली बिंगयू आपकी रक्षा करेगी तो आप ठीक रहेंगे? वो अब अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। आपकी तो बात ही छोड़िए। जिया जिंगयू ने हुआंग फैंग को खुद के साथ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि जल्दी से किसी तरह की धमकी देना। हालांकि चेहरे पर वास्तव में कुछ घबराहट थी। इस बारे में सोचे कि आपकी रक्षा कौन कर सकता है। हुआंग फैंग ने जिया जिंगयू का कॉलर पकड़ लिया और उसे सीधे ऊपर उठा लिया। फिर डेस्क के पीछे से उसने उसे उठाया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 946 कृपया बाहर निकलिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। चलो। ली बिंगयू के अंगरक्षक ने लोगों को मारा, जिया जिंगयू ने चिल्लाकर कहा। हुआंग फैंग। ली बिंगयू कुछ चिंताओं के साथ हुआंग फैंग को देखता है। कोई बात नहीं,
हुआंग फेंग ने ली बिंगयू से कहा। जिया जिंगयू की चिल्लाहट ने कई लोगों को आकर्षित किया, जो हुआंग फेंग और जिया जिंगयू की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन कोई भी हुआंग फेंग को रोकने के लिए नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो हुआंग फेंग से डरता था या जिया जिंगयू की लोकप्रियता से। तुम क्या कर रहे हो? जिंगयू को जाने दो। इसी समय एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई और हुआंग फेंग से कहा। अपने आसपास के लोगों की चर्चा के माध्यम से हुआंग फेंग को यह भी पता है कि यह मध्यम आयु वर्ग की महिला जिया जिंगयून की एजेंट है। हुआंग फेंग जिया जिंगयून को अपने पास ले जाता है और कहता है, यह निश्चित है कि आप जाने देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। फिर हुआंग फेंग ने जिया जिंगयून को कार्यालय से बाहर ले जाया और उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। एजेंट जिया जिंगयू को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि जिया जिंगयू के चेहरे पर घबराहट और गुस्से को छुपाया नहीं जा सकता। हुआंग फेंग जिया जिंगयू को देखता है और शांति से कहता है, हम इस कार्यालय में दुर्लभ नहीं है, लेकिन अब बिंगयू ने कंपनी नहीं छोड़ी है, इसलिए ये कार्यालय अभी भी उसका है, कोई भी स्थानांतरित नहीं हो सकता है। बिंगयू के जाने के बाद आप क्या करना चाहते हैं इस कार्यालय के साथ? जो भी आप चाहें। उसके बाद हुआंग फेंग ने सीधे कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया, चाहे कितने भी लोग उसकी बातों के कारण बात कर रहे हों। हुआंग फेंग भी जानता है कि वो थोड़ा दबंग हो गया है, लेकिन उसे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ भी गलत है। ली बिंगयू निर्देशक यान से लगभग आहत है। यदि वो अभी भी उसे पीड़ित करता है तो हुआंग फेंग सहमत नहीं होंगे। हुआंग फेंग, वास्तव में यह अनावश्यक है। वैसे भी मैं जाने वाला हूँ। ये कार्यालय वो चाहती है, बस उसे दे दो। ली बिंगयू ने हुआंग फेंग से कहा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जब तक आप नहीं गए हैं? दूसरे लोग आपकी चीजें नहीं लेना चाहेंगे, हुआंग फेंग ने कहा। यदि वे इस कार्यालय को वापस लेना चाहते हैं तो वे आपके लिए रद्दीकरण को खुशी से संभाल सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वे आसानी से सहमत होंगे। एक तरफ वे आपको जाने नहीं देंगे, दूसरी तरफ वे आपकी चीजें वापस ले लेंगे। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब है अभी वांग ने हमेशा जानबूझकर मुझे नहीं देखा? ली बिंगयू ने कहा। ये स्पष्ट है, हुआंग फेंग ने कहा। आपने नहीं देखा कि जनरल वांग के सचिव आपका इंतजार कर रहे थे? जाहिर है उन्होंने आपके जनरल वांग का कार्यभार संभाल लिया है और जल्दी ही आपका इंतजार कर रही है। ली बिंगयून ने सिर हिलाया और फिर कुछ शर्मिंदगी के साथ हुआंग फेंग से कहा, यह कार्यालय वो नहीं है जो मैं हुआ करता था, और मुझे नहीं पता कि इसका परिचय कैसे दूं। ये ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बना रहा हूँ, हुआंग फेंग ने कहा। मूल रूप से हुआंग फेंग उस वांग के साथ बहुत समय बिताने वाला था। वो ली बिंगयू के कार्यालय को भी देख रहे थे, लेकिन अब ये ली बिंगयू का कार्यालय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ लंबे समय तक रहने की जरूरत नहीं है। इसी समय कार्यालय का दरवाजा अचानक खुल गया। जिया जिंगयू, जो इसे देख सकती थी, एक चतुर की तरह अंदर आई। उन्होंने भयावह चेहरे के साथ अपने पीछे कई सुरक्षा गार्डों से कहा, यह वह है, ली बिंगयू का अंगरक्षक। उसने लोगों को पीटना शुरू कर दिया और मुझे मेरे कार्यालय से बाहर निकाल दिया। जहां तक ली बिंगयू की बात है, ये सुरक्षा गार्ड स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को जानते थे। यदि उन्होंने ली बिंगयून को पहले देखा होता तो वे बहुत विनम्र होते। हालांकि अब कंपनी का कहना है कि ली बिंगयून कंपनी छोड़ना चाहते हैं, जिससे कंपनी के मुख्य कार्यकारी नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्हें ली बिंगयून के प्रति विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मिस ली, कृपया बाहर जाएं। प्रमुख सुरक्षा गार्ड ने ली बिंगयू से कहा कि उनके चेहरे पर भाव पहले की तरह विनम्र और चापलूसी वाले नहीं थे। क्या होगा अगर हम बाहर नहीं जाएं? हुआंग फेंग कार्यालय में रेत पर बैठे और एक दूसरे को देखा। तो फिर हमें असभ्य होने के लिए दोष न दें। यह ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई बेतहाशा व्यवहार कर सके। सुरक्षा गार्ड ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ली बिंगयू के स्थान पर हुआंग फेंग निर्णय लेने में सक्षम था, लेकिन इससे उसका मन नहीं बदला। ली बिंगयू कंपनी की पहली बहन हुआ करती थी। स्वाभाविक रूप से ये सुरक्षा गार्ड अपमान करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि अब जब ली बिंगयू ने कंपनी के बॉस को नाराज कर दिया है और कंपनी छोड़ने वाले हैं, तो उन्हें अब कोई डर नहीं है। इसके अलावा ली बिंगयू के जाने के बाद जिया जिंगयू के कंपनी की पहली बहन बनने की संभावना है। स्वाभाविक रूप से ये सुरक्षा गार्ड जानते हैं कि यह कैसे करना है। आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हुआंग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा। बेशक, कृपया बाहर जाएं। प्रमुख सुरक्षा गार्ड ने हुआंग फेंग पर व्यंग्य किया। जाहिर है उसके मुंह से निकला, प्लीज, वास्तव में प्लीज नहीं था। प्रमुख सुरक्षा गार्ड के बोलने के बाद वो कई अन्य सुरक्षा गार्डों को लेकर हुआंग फेंग और ली बिंगयू के पास गया। ये देखकर जिया जिंगयू के मुंह पर एक व्यंग्य था, क्योंकि हुआंग फेंग ने अपने लिए कुछ करने का साहस किया और फिर उसने खुद को लोगों के सामने फेंक दिया। ये पीड़ित होने का समय है। जहां तक ली बिंगयू की बात है, जिया जिंगयू ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। उसे अपनी कुरूपता की एक तस्वीर लेनी होगी और उसे अपना चेहरा खराब करने के लिए इंटरनेट पर अपलोड करना होगा। जब कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने यह देखा तो उनके चेहरे पर भी अधीरता की झलक दिखी। ली बिंगयू आमतौर पर एक अच्छे इंसान है और लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। वो जिया जिंगयू की तरह घमंडी और दबंग नहीं है, इसलिए लोगों का उन पर अच्छा प्रभाव भी है। अब वे उसे इस तरह से कंपनी से बाहर भेजे जाने से खुश नहीं है। ये हुआंग फेंग और ली बिंगयू हैं, उन सुरक्षा गार्डों के सामने जो आ रहे हैं। हुआंग फेंग को यकीन है कि वे खुद को या ली बिंगयू को चोट नहीं पहुंचा सकते, जबकि ली बिंगयू को हुआंग फेंग पर भरोसा है। इतने खतरनाक लोग हुआंग फेंग डरते नहीं हैं और वे अधिक शक्तिशाली सुरक्षा गार्ड हैं। हमारे साथ बाहर आओ। प्रमुख सुरक्षा गार्ड ने हुआंग फेंग के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन अब वो हुआंग फेंग को बिल्कुल भी नहीं खींच सकता। हुआंग फेंग अभी भी शांति से बैठा है, यहाँ तक कि मुस्कुराते हुए भी उसे देख रहा है। नेताजी के सुरक्षा गार्ड का चेहरा थोड़ा लटक नहीं पा रहा था। उसने फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन हुआंग फेंग अभी भी वहीं बैठा रहा, गतिहीन। वे सभी मूर्ख हैं, नहीं जानते कि उनकी मदद कैसे करें। ये देखकर कि वह अकेला था, प्रमुख सुरक्षा गार्ड हुआंग फेंग को बिल्कुल भी नहीं हिला सका, इसलिए उसने अपने पीछे अपने कई अधीनस्थों को चिल्लाया। वे सुरक्षा गार्ड इस समय असामान्य है, इससे पहले कि उन्होंने सोचा कि उनका टीम लीडर अकेले ऊपर जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फेंग इतना उग्र था कि उसका टीम लीडर बिल्कुल भी हिल नहीं सका।
इसलिए उनमें से बाकी लोग मदद के लिए आगे बढ़े और हुआंग फेंग को रेत से ऊपर खींचने की कोशिश की। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 947 दुविधा। तो चारों ओर हर किसी का एक दृश्य था जो लगभग अपनी ठुड्डी हिला रहा था। 5 या 6 सुरक्षा गार्ड एक साथ हुआंग फेंग को खींचने गए। हालांकि हुआंग फेंग की गांड में एक चूषण पत्थर लग रहा था जो बिना किसी हलचल के रेत पर मजबूती से चिपक गया था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, ठीक वैसे ही जैसे उन सुरक्षा गार्डों ने उसे नहीं खींचा था। ये ली बिंग्यू का प्रेमी है, वो वास्तव में शक्तिशाली है। मैंने कहा था कि ली बिंग्यून को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। जब उसने उसे देखा तो उसे लगा कि उसका स्वभाव विशेष रूप से आकर्षक है। अप्रत्याशित रूप से वो इतना गुप्त था। यह सही है, 5 या 6 सुरक्षा गार्ड भी उसे खींच नहीं सकते। ये बहुत शक्तिशाली है, मैं उससे मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा। आसपास की भीड़ बात करने लगी और उनकी बातचीत का केंद्र अभी भी हुआंग फेंग था। इससे पहले वे ली बिंग्यून के गपशप प्रेमी के बारे में उत्सुक थे, अब उन्हें उनकी परफॉर्मेंस देखने में ज्यादा दिलचस्पी है। इस समय जिया जिंगयून को पता है कि हुआंग फेंग ली बिंग्यू का अंगरक्षक नहीं है बल्कि उसका गपशप प्रेमी है, क्योंकि कल दोपहर को उसने खाना खाया था। रात के खाने के समय उसने बहुत अधिक शराब पी ली और आज सुबह पूरी तरह से जाग गई। इसलिए ये पहली बार है जब उसने ये खबर सुनी। हुआंग फेंग और ली बिंग्यू के बीच संबंध को जानने के बाद जिया जिंगयू को भी लगा कि ली बिंग्यू बहुत घमंडी है या उसके पास कोई दिमाग नहीं है। इसलिए उसने हुआंग फेंग के साथ अफवाहें फैलाई और यहाँ तक कि उसके साथ इतने बड़े पैमाने पर दिखाई दिए। ये खुद को असहज करने के लिए नहीं है। हालांकि ली बिंग्यू की मूर्खता बिल्कुल वही है जो जिया जिंगयू देखना चाहती है। इसलिए जब उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड हुआंग फेंग को वश में करने में असमर्थ है तो जिया जिंगयून ने गुप्त रूप से अपने कुछ परिचित पत्रकारों को जानकारी दी। इसमें कहा गया कि ली बिंग्यून और उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर था। वे कंपनी में थे। हालांकि पत्रकार कंपनी के अंदर नहीं जा सके, लेकिन उन्हें पता चल रहा था कि इस खबर के बाद उन्हें कंपनी के बाहर घेर लिया जाएगा। इस तरह ली बिंग्यून के बाहर जाने पर उन्हें घेर लिया जाएगा। ली बिंग्यून, मैं देखूंगा कि इस बार आप जनसंपर्क कैसे करते हैं। जिया जिंगयू ने अपना मोबाइल फोन दूर रखने के बाद गर्व से सोचा। इसी समय अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ काली परछाइयां उभर आए। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाती, उसने अपने आसपास के लोगों की चीखें सुनी। उसे एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन यह एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। स्पर्श ध्वनि के साथ जिया जिंगयून को ऐसा लगा जैसे उसे किसी भारी वस्तु से मारा गया हो। उसका शरीर अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गिर रहा है और उसके शरीर पर दब रहा है, जो खत्म नहीं हुआ है। एक के बाद एक भारी वस्तु नीचे गिरी और उसे लगा कि उसका शरीर चपटा हो जाएगा। माँ, जिया जिंगयू चिल्लाई। इतने में वो बाहर आ गई। उस पर हमला सिर्फ हुआंग फेंग के सुरक्षा गार्डों को सबक सिखाने के लिए किया गया था। इस समय 5 या 6 लंबे और मजबूत सुरक्षा गार्ड, वे सभी एक पंक्ति में एक आदमी की तरह उस पर दबाव डाल रहे थे। वो सबसे नीचे थी। वो बहुत कमजोर थी। वो इतना भारी दबाव कहाँ सह पाती। ठीक के बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तारा तो तारा होता है, उस पर लेटना आरामदायक होता है, ये छू लेने वाला होता है। जिया जिंगयू पर लेटा सुरक्षा गार्ड भी आसपास के माहौल को भूल गया लगता है। अप्रत्याशित रूप से वो जिया जिंगयून पर झूठ बोलने की भावना से मुग्ध हो गया, यहाँ तक कि उसने जिया जिंगयून पर भी अपना सिर फैलाया। फिर उसे सूंघकर नशा हो जाता है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मत उठो। अगर जिंगयू में कुछ है तो तुम्हारा काम हो गया। जिया जिंगयून के एजेंट ने दृश्य देखा और उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। उसने जल्दी से सुरक्षा गार्डों से कहा जो जिया जिंगयू के शरीर पर लेटे हुए थे। इस समय उन सुरक्षा गार्डों ने प्रतिक्रिया की और जिया जिंगयू को एक के बाद एक डरा दिया। सुरक्षा गार्ड जो सीधे जिया जिंगयून पर पड़ा था, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस समय जिया जिंगयून का चेहरा थोड़ी देर के लिए सफेद, थोड़ी देर के लिए लाल होता है। सफेद दबाने के कारण होता है। लाल रंग इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ अपने शरीर पर सुरक्षा गार्ड की हरकत देखी और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की शारीरिक प्रतिक्रिया भी देखी। वो महसूस कर सकती है कि इतने सारे लोगों के सामने एक सुरक्षा गार्ड द्वारा फायदा उठाए जाने पर जिया जिंगयू भी शर्म से भरी हुई है। जिया जिंगयू को अपने एजेंट की मदद से उठने में थोड़ा समय लगा। इस समय वो पहले से भी अधिक लज्जित थी। पूरा व्यक्ति दुखी था। हालांकि वो अपने शरीर के सामने लेटे हुए सुरक्षा गार्ड के पास गई और एक दूसरे को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो अंधा हो गया। जिया जिंगयून ने श्रेष्ठ होने के लिए अपना शरीर नहीं बेचा, बल्कि इसलिए कि उसने अपना शरीर बेचा था, इसलिए उसने अपने मांस के दर्द पर अधिक ध्यान दिया। उसका शरीर उसे श्रेष्ठ बनने और अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए है। हर कोई उसका फायदा नहीं उठा सकता। सुरक्षा गार्डों का व्यवहार उसे बीमार महसूस कराता है। जिया जिंगयून की हरकतें उसके आसपास के लोगों को थोड़ा भ्रमित करती है। हालांकि फुसफुसाहट भी है। जाहिर है उस दृश्य में न केवल जिया जिंगयू ने इसे महसूस किया, बल्कि अन्य लोगों ने भी इसे देखा। यहाँ के लोग मूलतः चुगलखोर थे। बेशक वे इस खबर को जाने नहीं देंगे। जिस सुरक्षा गार्ड को पीटा गया वो अपनी गलती जानता है। इसके अलावा कंपनी में उनकी स्थिति की तुलना जिया जिंगयून से नहीं की जा सकती। इसलिए भले ही उसने जिया जिंगयू को अपने दिल में आधा अधूरा डांटा हो, लेकिन उसमें कोई असंतोष होने की हिम्मत नहीं हुई। जबकि अन्य सुरक्षा गार्ड इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। वे इस सुरक्षा गार्ड के लिए लापरवाही से शुरुआत नहीं करने जा रहे हैं। आखिरकार एक साधारण सुरक्षा गार्ड की खातिर कंपनी की भावी पहली बहन को नाराज करना नासमझी है। इसके अलावा उनके पास अब विचार करने के लिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो है हुआंग फेंग जो अभी भी हानिरहित तरीके से वहां बैठे हैं। अभी उनके कई सुरक्षा गार्डों ने हुआंग फेंग को एक साथ नहीं खींचा। बाद में हुआंग फेंग ने धीरे से उन्हें एक एक करके उठाया और फिर उन्हें बाहर फेंक दिया। जाहिर है ऐसी ताकत की तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती। तो अब ये सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी मुश्किल है। आइए हुआंग फेंग से छुटकारा पाएं। उनमें हुआंग फेंग से छुटकारा पाने की क्षमता नहीं है, तो यह उनका कर्तव्य विमुक्ता है, इसलिए वे दुविधा में है। यहाँ चारों ओर अधिक से अधिक लोग हैं। ऐसा लगता है कि सभी लोग यही हैं। ली बिंग्यून और हुआंग फेंग आज यहाँ है।
शायद कुछ होगा। हुआंग फेंग और ली बिंग्यू अभी भी धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, जैसे उन्हें आसपास की स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये चला गया, ये चला गया, ये काम पर वापस चला गया, इसका कोई लेना देना नहीं है ना? इस समय जनरल वांग के सचिव फिर से प्रकट हुए। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने सुरक्षा गार्डों के साथ मिलकर उन्हें भगा दिया। स्टाफ के कुछ सदस्य अभी भी इसे देखना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा गार्डों को राहत है, वे यहाँ रहने में मदद नहीं कर सकते, वे केवल स्वयं को अक्षम दिखा सकते हैं। जल्दी निकल जाना ही बेहतर है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 948 आंसू मुखौटा। सभी कर्मचारियों के चले जाने के बाद श्री वांग के सचिव हुआंग फेंग और ली बिंग्यू के पास गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों मिस्टर वांग व्यस्त हैं, मैं आपको जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। वास्तव में वांग हमेशा इतनी जल्दी हुआंग फेंग और ली बिंग्यून से मिलना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग और ली बिंग्यून इतनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उन्हें आने में देर नहीं लगी। परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी ही कंपनी में इतना शोर मचाया, कर्मचारियों का काम करने का मन नहीं था। वे सभी गतिविधि देखने गए। यदि वे ऐसा दोबारा कर सकते हैं, यदि हम हुआंग फेंग और ली बिंग्यून को नहीं देखते हैं, तो हम नहीं जानते कि वे क्या लेकर आएंगे। उस समय भले ही वो उन कर्मचारियों को काम पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन वे अपना दिल पूरी तरह से काम पर नहीं लगने दे सकते। इसलिए वांग को हमेशा हुआंग फेंग और ली बिंग्यू को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे डर है कि केवल उसका सचिव ही समझ सकता है। ओह, मिस्टर वांग इतने व्यस्त हैं, हुआंग फेंग ने अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव के साथ कहा। वास्तव में श्री वांग सही थे। अगर उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है, तो हुआंग फेंग और अधिक शोर मचाएगा। उस समय यहाँ पहले से भी ज्यादा रौनक होगी। हालांकि श्री वांग अभी भी निर्णायक थे। हाँ, ये है। उस सचिव के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, वो अभी भी याद कर सकती है कि वांग हमेशा खुद को हुआंग फेंग और ली बिंग्यून कहकर बुलाते थे। कब्ज का सामना करने पर वही अभिव्यक्ति होती थी। बाद में हुआंग फेंग और ली बिंग्यू ने श्री वांग के कार्यालय के सचिव का अनुसरण किया। रास्ते में उन्होंने फिर से कई कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं जिया जिंगयून ने अपने एजेंट की मदद से अपना मेकअप वापस पा लिया था। उसने श्री वांग के कार्यालय में जाते हुए ली बिंग्यून और हुआंग फेंग की पिछली छवि भी देखी। उनके चेहरे भयावह भावों से भरे हुए थे। यदि हुआंग फेंग और ली बिंग्यू नहीं होते, तो मैं अभी इतनी शर्मनाक नहीं होती। ऐसा अनुमान है कि अगले समय में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी जीभ चबाना और पीठ पीछे अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। हुआंग फेंग और ली बिंग्यू ने जिया जिंगयू पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वे बस जल्द से जल्द रद्दीकरण औपचारिकताओं से गुजरना चाहते हैं, ताकि वे जल्द से जल्द कंपनी छोड़ सकें और फिर यहीं रहना जारी रखें, जिससे ली बिंग्यू को केवल बीमार महसूस होगा। यहाँ बर्फ का बादल आता है, जल्दी से अंदर आओ। देखो, तुमने ये पहले नहीं कहा था, मुझे इसे नीचे रखना होगा, भले ही यह एक दिन बड़ी बात हो। वांग हमेशा ली बिंग्यू को उत्साह के साथ देखते थे और फिर गंभीर चेहरे के साथ अपने सचिव से कहते थे, अगली बार जब बिंग्यू आए, तो आपको तुरंत मुझे सूचित करना होगा। भले ही मैं व्यस्त हूँ, बिंग्यू भी आपको देखना चाहता है। हाँ मिस्टर वांग, सेक्रेटरी ने झट से कहा। सचिव के जाने के बाद श्री वांग ने फिर से अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और ली बिंग्यू और हुआंग फेंग से कहा, चलो जल्दी से बैठो, ये बिंग्यू का दोस्त है। क्या आप नहीं जानते कि उसे क्या बुलाना है? वांग मुझे हमेशा हुआंग फेंग कहकर बुलाता है, हुआंग फेंग ने हल्के से कहा। यह मिस्टर हुआंग थे, मुझे नहीं पता कि वे इस बार यहाँ क्यों आए, श्री वांग ने संदेहपूर्वक कहा, जैसे कि उन्हें हुआंग फेंग के आने का उद्देश्य पता नहीं था। मिस्टर वांग, मैं आज आपसे समाप्ति के बारे में बात करने के लिए यहाँ हूँ। ली बिंग्यून ने सीधे कहा कि वो समय बर्बाद करके राष्ट्रपति वांग से बार बार लड़ना नहीं चाहती थी। समाप्त करें। बिंग्यून, अनुबंध तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या आप कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप इसका उल्लेख कर सकते हैं? आप अनुबंध क्यों समाप्त करते हैं? वांग ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा, जैसे कि यह पहली बार हो सुना है कि ली बिंग्यू अपना अनुबंध समाप्त करने जा रहा है। कोई असंतोष नहीं है। ली बिंग्यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हाल के वर्षों में कंपनी की देखभाल और समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। हालांकि मैंने भविष्य में अपने करियर की योजना में कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए अगर मैं अपना अनुबंध समाप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि वांग इसे हमेशा पूरा करूंगा। यह अच्छा नहीं है, श्री वांग ने कुछ शर्मिंदगी में कहा। आखिरकार हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, हम अनुबंध को समाप्त करने के लिए नहीं कह सकते। बिंग्यून, कंपनी इन वर्षों में आपके लिए अच्छी रही है, आप इतने विवेकहीन नहीं हो सकते और चले जाइए दूर। वांग हमेशा करता है। इस समय हुआंग फेंग चिल्लाया। वो जानता था कि वांग बस उनसे बात कर रहा था, उन्हें एक दूसरे से बात करने की जहमत नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे से सीधे कहा, बिंग्यून ने अनुबंध क्यों समाप्त कर दिया? मुझे लगता है कि आपका दिल साफ है। आपके मैनेजर ली को वापस आना चाहिए था, उन्हें आपको जियांगजू के बारे में बताना चाहिए था। और निर्देशक यान, आप चाहते हैं कि मैं अपना कबूलनामा दे सकूं? मैं इसे तुम्हें दिखाता हूं। प्रबंधक ली वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। जहां तक निदेशक यान का सवाल है, आपने कहा क्योंकि उनकी नैतिकता आमतौर पर खराब है, कंपनी ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने जो कहा वो विश्वसनीय नहीं है। इसकी संभावना है कंपनी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, इसलिए मुझे नहीं पता कि बिंग्यून ने अपनी नियुक्ति क्यों समाप्त कर दी। श्री वांग ने अपना सिर हिलाया और कहा। हुआंग फेंग को उम्मीद नहीं थी कि रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए वांग ने हमेशा निर्देशक यान को सीधे निकाल दिया, जो काफी निर्णायक था। हालांकि ली बिंग्यू या हुआंग फेंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे दोनों जानते हैं कि निर्देशक यान के शब्द सच हैं और ली बिंग्यू के कार्यालय में अभी का अनुभव उन्हें कंपनी के लिए अच्छी भावना नहीं देता है। श्री वांग, कंपनी ने हाल के वर्षों में मुझे प्रशिक्षित किया है और मैंने कंपनी के लिए बहुत पैसा भी कमाया है। मुझे नहीं लगता कि मुझ पर अभी भी कंपनी का कुछ भी बकाया है। मुझे आशा है कि श्री वांग हमेशा जाने देने के लिए सहमत हो सकते हैं। मैं जाता हूं, ताकि हम एक साथ मिल सके और भविष्य में सहयोग करने का मौका मिल सके। ली बिंग्यून ने हुआंग फेंग से कहा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
श्री वांग ने सीधे अपना सिर हिलाया और कहा कि न तो वो और न ही अन्य शेयरधारक ली बिंग्यून को छोड़ने के लिए सहमत होंगे। श्री वांग के शब्दों को सुनकर ली बिंग्यून ने भौहें चढ़ाई। तब मैं केवल समाप्ति शुल्क का भुगतान करके छोड़ने का विकल्प चुन सकता हूँ। सबसे पहले ली बिंग्यून इस कदम पर नहीं जाना चाहते थे। आखिरकार इस तरह यह उसके और कंपनी के बीच एक औपचारिक दरार की तरह होगा। आखिरकार वो कंपनी की आभारी थी। उसने अभी अभी अपने कार्यालय में जो देखा था उससे आखिरकार उसे कंपनी के लिए अच्छा नहीं लगा। अब राष्ट्रपति वांग का उनके साथ नौकरशाही संबंध है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये रास्ता चुनना होगा। ली बिंग्यून के शब्दों पर राष्ट्रपति वांग का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी सौम्य मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने उदास होकर ली बिंग्यू की ओर देखा और कहा, ली बिंग्यू, यह मत सोचो कि तुम अब प्रसिद्ध हो। तुम्हारे पंख सख्त हैं। मैं तुम्हें पकड़कर लाल कर सकता हूँ और तुम्हें बदबूदार बना सकता हूँ। यदि तुम कंपनी छोड़ने का साहस करोगे तो तुम अपने लिए प्रतीक्षा करोगे, बर्बाद हो जाओ। राष्ट्रपति वांग ने पाखंड का मुखौटा पूरी तरह से फाड़ दिया है। मूल रूप से वो अच्छा बोलना चाहता था और ली बिंग्यून को पीछे छोड़ना चाहता था। अब ली बिंग्यू के अड़ियल रवैये को देखते हुए उन्हें कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 949 अब और बात नहीं। श्री वांग के शब्दों ने ली बिंग्यू को फिर से निराश कर दिया, लेकिन उन्होंने भी अपना मन दृढ़ कर लिया। मिस्टर वांग शायद यह नहीं जानते होंगे कि ली बिंग्यू बाहर से कमजोर दिखती है, लेकिन वास्तव में उन्हें उस पर गर्व है। वो उससे धमकी पाने को कैसे तैयार हो सकती है। यदि वो नरम बातें करना जारी रखता है तो ली बिंग्यून को पीछे मुड़ने का संकेत मिल सकता है। हालांकि अगर वो अब ली बिंग्यून को धमकी देता है तो उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। मिस्टर वांग, मनोरंजन उद्योग आपके परिवार में एकमात्र उद्योग नहीं है। आप किसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो किसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। वांग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हाँ, मनोरंजन मंडली मेरे परिवार का एकमात्र समूह नहीं है। हालांकि वांग कई वर्षों से मनोरंजन मंडली में है और अभी भी कई दोस्त हैं। मेरा मानना है कि जब तक मैं उनसे मेरी मदद करने के लिए कहता हूँ, ऐसा नहीं है उसे बदबू देना मुश्किल है। श्री वांग ने हंसते हुए कहा, बिगाड़ने वालों या हत्यारों जैसे कंपनी मालिकों के लिए यह अजीब नहीं है। कई मामलों में अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए जब तक कोई उन्हें भड़काने की हिम्मत करेगा, वे कलाकारों से निपटने के लिए साधनों का उपयोग करेंगे। मनोरंजन उद्योग में मनोरंजन कंपनियों की तुलना में कलाकार कमजोर समूह है। मनोरंजन कंपनियों के दमन के सामने हम इसके बारे में बहुत कम कर सकते हैं। श्री वांग के विचार में ली बिंग्यू का दृष्टिकोण उन्हें उकसाने का है। वो ली बिंग्यून को इतनी आसानी से जाते हुए देखने के लिए तैयार नहीं हो सकता। अन्यथा न केवल उनकी कंपनी के हित प्रभावित होंगे, बल्कि उनकी या पूरी कंपनी की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगेगा। इसलिए उसे किसी भी तरह से ली बिंग्यून को बनाए रखना होगा। श्री वांग कोई पुरानी भावना नहीं रखना चाहते? वांग फेंग ने पूछा। हाँ, जब तक वे मुझे धोखा देंगे कोई अच्छा अंत नहीं होगा, श्री वांग ने कहा। बिंग्यून अनुबंध समाप्त होने के बाद बस छोड़ना चाहता है जो आपको धोखा देना है। क्या आप चाहते हैं कि आपके सभी लोग जीवन भर आपकी कंपनी में रहें? वांग फेंग ने पूछा। इतना खराब भी नहीं। श्री वांग ने कहा कि उनकी राय में केवल वही कर्मचारियों को निकाल सकते हैं और कर्मचारी स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं। यह विश्वासघात है। किसी भी कारण से दूसरा पक्ष छोड़ना चाहता है तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वांग फेंग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, अगर बात है तो बात नहीं कैसे हो सकती? श्री वांग ने कहा, लेकिन यह इस बारे में होना चाहिए कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गई। मुझे लगता है कि बिंग्यू अब रह रही है और आप उसके लिए पहले जैसे नहीं रहेंगे। हुआंग फेंग ने कहा कि पिछले कार्यालय की घटनाओं से हुआंग फेंग देख सकते हैं कि यह वांग कभी भी एक उदार व्यक्ति नहीं है। भले ही ली बिंग्यू फिर से रहना चाहे, ली बिंग्यू के प्रति उनका रवैया पहले जैसा नहीं होगा। इतना खराब भी नहीं। निश्चित रूप से। श्री वांग ने सिर हिलाया और कहा, उसने जो किया है उसके लिए वो जिम्मेदार होगी और मैं दूसरों को बता दूंगा कि मुझे धोखा देने का अंत अच्छा नहीं होगा। महान। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया, फिर खड़े होकर ली बिंग्यू से कहा, बिंग्यू चलो चले। कुआ। हालांकि ली बिंग्यून को नहीं पता कि हुआंग फेंग क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसे हुआंग फेंग पर बहुत भरोसा है। इस बार उन्होंने हुआंग फेंग के साथ मिलकर यह भी कहा कि उन्होंने यह मामला हुआंग फेंग को सौंपा है। श्री वांग हुआंग फेंग के व्यवहार से स्तब्ध थे। यह अच्छी बात है। वो अचानक कैसे जा सकता है? इसके अलावा उन्होंने खुद को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। क्या आप रहना चाहते हैं या चले जाना चाहते हैं? रुकना। ये देखकर कि वे बाहर जाना चाहते हैं, वांग मदद नहीं कर सके लेकिन चिल्लाने लगे। हुआंग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? आपका क्या मतलब है? श्री वांग ने पूछा। आपका क्या मतलब है? बेशक, मैं अनुबंध समाप्त करना चाहता हूँ। समाप्त करें। आप सपना देखते हैं, श्री वांग ने गुस्से में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कुछ कहेगा। हुआंग फेंग और ली बिंग्यून ने उनकी बात भी नहीं सुनी। वे अभी भी अनुबंध को समाप्त करना चाहते थे। मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप अनुबंध को समाप्त करने की हिम्मत करते हैं, मैं ली बिंग्यू को मनोरंजन क्षेत्र में शामिल होने में असमर्थ बना दूंगा। मैं सभी प्रकार की खबरें बनाऊंगा और ली बिंग्यू को एक बन जाऊंगा जो की महिला। वांग हमेशा बहुत गुस्से में रहता है। आप जानते हैं, निदेशक मंडल में शामिल होने से पहले उन्होंने दूसरों को आश्वासन दिया था कि वो ली बिंग्यू को छोड़ने में सक्षम होंगे। अब ली बिंग्यून का इरादा बिल्कुल भी अपना मन बदलने का नहीं है। वो उन लोगों को कैसे समझा सकते हैं? इसके अलावा ली बिंग्यू का जाना कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है और वो इस परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय ली बिंग्यू को स्वयं नष्ट करने से कंपनी को मदद नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और ली बिंग्यू को विकसित करने में बहुत अधिक लागत आएगी। अब तक जिया जिंग्यू कंपनी का शीर्ष ब्रांड है और श्री वांग के दिमाग में वो और ली बिंग्यू मूल रूप से तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए हुआंग फेंग अब सभी प्रकार की नर्म और कठोर विधियों का उपयोग कर रहा है। हमें ली बिंग्यून को पीछे छोड़ना होगा। बिंग्यून, जब तक आप रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि यह मामला पैदा नहीं होगा।
आप अभी भी कंपनी की पहली बहन है, श्री वांग ने ली बिंग्यू से कहा। बेशक वो पहले ली बिंग्यू को यहाँ छोड़ना चाहते हैं जब तक ली बिंग्यू ने एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। क्या यह अभी भी उन पर निर्भर है? उन्होंने पहले कहा था कि वह ली बिंग्यू को सबक सिखाएंगे और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। जैसे ही श्री वांग ने स्पर्श कहा, उन्हें लगा कि उनके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया गया है और उन्हें तुरंत अपनी बाईं आंख में दर्द महसूस हुआ। आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं, है ना? हुआंग फैंग श्री वांग के खिलाफ हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हालांकि जितना अधिक उन्होंने कहा उतना ही उन्होंने श्री ली बिंग्यून को डांटा। वो इसे कैसे सहन कर सकता था? इसके अलावा इस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर ली बिंग्यून रुक भी गया तो भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जैसा पहले किया जाता था। इतने समय के बाद उसने वास्तव में अपना दृष्टिकोण बदल दिया। क्या यह उसकी अपनी भूलने की बीमारी है, या ये तब है जब वो और ली बिंग्यून मूर्ख है? एक और स्पर्श सुनाई दिया। इससे पहले कि श्री वांग बोल सके, उन्हें लगा कि उनकी दाहिनी आंख हुआंग फैंग ने तोड़ दी है और उनकी आंखें सितारों से भरी थी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम मर गए, तुम मर गए। श्री वांग ने हुआंग फैंग को अविश्वसनीय रूप से देखा और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग खुद से लड़ने की हिम्मत करेंगे। ये उनकी अपनी कंपनी और ऑफिस है। हुआंग फैंग बहुत घमंडी है। मर गया। मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे कैसे मरना चाहते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। उसके बाद उन्होंने इच्छानुसार राष्ट्रपति वांग को बाहर निकाल दिया। राष्ट्रपति वांग इससे कब पीड़ित हुए? अचानक सुअर जैसी चीख सुनाई दी। आओ, इन दोनों बेवकूफों को मार डालो। श्री वांग की तीखी आवाज तुरंत गूंज उठी। कई कर्मचारी कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने हुआंग फैंग और ली बिंग्यू को देखा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। पिछले सुरक्षा गार्डों के साथ श्री वांग के अनुभव ने उन्हें समझा दिया कि वे हुआंग फैंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे और उन्हें केवल पीटा जा सकता था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 950 पागल रिपोर्टर। क्या तुम बहरे हो? मेरे लिए इन 2 कमीनों को मार डालो। वो वांग हमेशा देखता था कि उसके कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनते थे, तुरंत और अधिक क्रोधित हो जाते थे। सौभाग्य से इस समय वहां कई सुरक्षा गार्ड हैं। हालांकि वे जानते हैं कि वे हुआंग फैंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं, फिर भी उन्हें सख्त होना होगा। उन्हें सुरक्षा गार्ड कौन बनाता है? अन्य कर्मचारी समझ सकते हैं कि वे नहीं समझ सकते, लेकिन उन्हें ऐसा करना होगा। कई सुरक्षा गार्डों को अपनी ओर दौड़ते देख हुआंग फैंग ने पहले की तरह इस बार भी उन्हें बाहर नहीं निकाला। इस बार उसने एक बार में एक जोरदार मुक्का मारा और इन सुरक्षा गार्डों को पीटते हुए बाहर निकल गया। उतरने के बाद कोई दोबारा नहीं उठ पाता। सबसे पहले अन्य कर्मचारी अराजकता का फायदा उठाना चाहते थे और हुआंग फैंग को पीटना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने हुआंग फैंग की चाल को फिर से देखा तो उन सभी ने समझदारी से अपनी हरकतें रोक दी। हुआंग फैंग ने श्री वांग की ओर रुख किया और कहा, उस समय को संजोए जब आप बॉस हो। ऐसा वाक्य छोड़ने के बाद की घटनास्थल पर हर कोई भ्रमित हो गया। हुआंग फैंग ली बिंग्यून के साथ चला गया और घटनास्थल पर किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वांग हमेशा जमीन पर लेटे रहते हैं और हुआंग फैंग और ली बिंग्यून के प्रस्थान को भयावह नजरों से देखते हैं। वह जानता है कि हुआंग फैंग के पास कुछ कौशल है, वो उसे जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो उन्हें नहीं ले सकता। तुरंत कंपनी से जुड़े कई पत्रकारों से संपर्क करें और कहें कि मैं उन्हें दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करूंगा, श्री वांग ने अपने सचिव से कहा। ओह हाँ, मैं वहीं रहूंगा, सचिव ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वो बाहर जाती थी तो हमेशा अपने साथ जॉगिंग लेकर जाती थी। वो जानती थी कि इस समय राष्ट्रपति वांग क्रोधित होंगे। उसे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा रोका नहीं जा सका। ली बिंग्यून, हुआंग फैंग, तुम दोनों मेरा इंतजार कर रहे हो। मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम बर्बाद हो गए हो, मरे नहीं। श्री वांग के दिमाग ने ली बिंग्यू और हुआंग फैंग से बदला लेने के लिए पहले से ही कई तरीकों पर काम किया है। श्री वांग अभी भी अनियंत्रित कलाकारों से निपटने में बहुत अनुभवी है। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार उनके साधन और अधिक तीव्र होने चाहिए। इससे पहले उन्होंने सिर्फ उपद्रवी कलाकारों की हत्या की थी। इस बार वो ली बिंग्यून को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था और उसे न केवल शकील खेलने देना चाहता था, भले ही यह सामान्य जीवन हो, यह उसके लिए आसान नहीं है। केवल इस तरह से वो दूसरों को बता सकता है कि खुद को धोखा देने का कोई अच्छा अंत नहीं है। हुआंग फैंग, हमें आगे क्या करना चाहिए? बाहर जाते समय ली बिंग्यून ने हुआंग फैंग से कहा। यह मुझ पर छोड़ दो, तुम निश्चिंत हो सकते हो, हुआंग फैंग ने ली बिंग्यू से कहा। ली बिंग्यून ने सिर हिलाया और बात करना बंद कर दिया। चूंकि हुआंग फैंग ने ऐसा कहा था, वो निश्चित रूप से हुआंग फैंग पर विश्वास करना चाहेगी। हुआंग फैंग ने कभी खुद को निराश नहीं होने दिया। जब हुआंग फैंग और ली बिंग्यून कंपनी की इमारत से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर लंबी बंदूकों और छोटी बंदूकों के साथ बहुत सारे पत्रकारों को देखा। वे थोड़ा चौंक गए। चलो, ली बिंग्यून बाहर है, अचानक पत्रकारों में से एक चिल्लाया और फिर हुआंग फैंग और ली बिंग्यून की ओर दौड़ा। और अन्य पत्रकार सभी समान हैं, वे पागलों की तरह ली बिंग्यू की ओर दौड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ली बिंग्यू के पास कुछ ऐसा है जो उन्हें पागल बना देता है। उन पागल पत्रकारों को भागते हुए देखकर हुआंग फैंग ने अवचेतन रूप से ली बिंग्यून को अपने पीछे रोक लिया और इन पत्रकारों से सावधानी से निपटने की तैयारी की। न्यायप्रिय राष्ट्रपति वांग के लिए यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, हालांकि आपके सामने बेताज राजा के लिए हुआंग फैंग फिर से हिंसा का उपयोग नहीं कर सकता। नमस्कार सर, क्या आपका नाम हुआंग फैंग है? क्या आप और ली बिंग्यून प्रेमी हैं? मिस्टर हुआंग फैंग, आप मिस ली बिंग्यू को कितने महीनों से डेट कर रहे हैं? आप कितने समय से साथ रह रहे हैं और आप कब शादी करेंगे? मिस बिंग्यून, आप अभी भी बहुत छोटी हैं और इस उम्र में प्यार में पड़ जाती हैं। क्या आपको बहुत सारे प्रशंसकों को खोने की चिंता है? आसपास इकट्ठा हुए पत्रकार हुआंग फैंग और ली बिंग्यून से सवाल पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सके। हालांकि ली बिंग्यू पत्रकारों के संपर्क में रही है, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसे पागल रिपोर्टर को देखा है, इसलिए वो डर से पीली दिख रही है और नहीं जानती कि कैसे जवाब दे।
हालांकि हुआन फैंग ने सभी प्रकार के बड़े दृश्य देखे हैं अपने सामने पत्रकारों के लिए वो घबराते नहीं हैं। उनके सवाल सुनकर हुआन फैंग को इन लोगों के आने का मकसद भी पता चल गया। हर कोई कृपया मेरी बात सुनो। अराजक दृश्य देखकर हुआन फैंग को लोगों को जोर से याद दिलाना पड़ा, पहले उन्हें शांत होने दे। सौभाग्य से ये पत्रकार हुआन फैंग और ली बिंगयुन का साक्षात्कार लेने आए। अब उन्होंने सुना है कि हुआन फैंग जवाब देने वाले हैं। वे सभी शांत हैं, हालांकि उनके हाथों में माइक्रोफोन और उनके बगल में कैमरा सभी हुआन फैंग के उद्देश्य से है। अगर आम लोगों का सामना इस तरह की व्यवस्था से होगा तो वे सचमुच डर जाएंगे। हालांकि हुआन फैंग का चेहरा शांत है, जिससे हमें एहसास होता है कि दर्शकों में मौजूद पत्रकार गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। मेरी बात सुनो सब लोग, हुआन फैंग ने फिर कहा। मिस बिंगियो और मैं सिर्फ सामान्य दोस्त हैं, जैसा आप सोचते हैं या जैसा कि समाचारों में बताया गया है। हुआन फैंग ने पहले इस मामले के लिए माहौल तैयार किया और पहले पिछली गपशप का खंडन किया। मिस्टर हुआन फैंग, आप मिस बिंगियुन से इतनी बार संपर्क क्यों करते हैं? इसके अलावा उनके व्यवहार बहुत करीबी हैं, एक रिपोर्टर से पूछा। मैंने कहा कि बिंगियो और मैं दोस्त हैं। जहां तक बात है कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, आप भी जानते हैं। जहां तक आपके द्वारा कहे गए अंतरंग तरीके की बात है, मुझे लगता है कि यह उस रिपोर्टर द्वारा चुना गया कौन हो सकता है जिसने उस समय वो तस्वीर ली थी। हुआन फैंग ने जारी रखा। मिस बिंगियुन, आपने जियांगजू में संगीत कार्यक्रम में कहा था कि आप एक संगीत कार्यक्रम के लिए जियांगजू इसलिए गई क्योंकि वहां एक व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह मिस्टर हुआन फैंग है? एक अन्य रिपोर्टर ने ली बिंगियू से पूछा। क्षमा करें, यह मेरा निजी रहस्य है, इसका खुलासा करना सुविधाजनक नहीं है। ली बिंगियुन ने कहा कि इस समय वो भी थोड़ा ठीक हो गई। वो मूल रूप से इस क्षेत्र में अनुभवी थी, लेकिन उन पत्रकारों की पागल उपस्थिति से डर गई थी। अब जब ये पत्रकार शांत हो गए हैं तो वो स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगी। श्री हुआन फैंग, जहां तक मुझे पता है आप सिर्फ एक साधारण सुरक्षा गार्ड थे। सुरक्षा गार्ड बनने से पहले भी आपने लंबे समय तक अंशकालिक काम किया था। तो आपकी स्पोर्ट्स कार कहां से है? आप नहीं है? क्या आपकी आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं? क्या मिस ली बिंगियू ने आपको ये दिया था? एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा, और उसका प्रश्न थोड़ा तीखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआन फैंग का पालन पोषण ली बिंगियू ने किया था। भले ही ऐसा नहीं था, यह वो कार थी जो ली बिंगियू ने उसे तब दी थी जब उसे उससे प्यार हो गया था। यह मूल रूप से हुआन फैंग की कार नहीं थी, और हुआन फैंग अमीरों की दूसरी पीढ़ी नहीं थी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 951 भारी समाचार। बेशक, मैंने कार खुद ही खरीदी है, हुआन फैंग ने कहा। मुझे लगता है कि आपके पास स्पष्ट जांच नहीं हो सकती है। मैं एक सुरक्षा गार्ड हुआ करता था, लेकिन अब मेरी अपनी फैक्ट्री और वाइनरी है। ओह, वैसे वाइन का नाम जियानयान है। स्वाद बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने इसे पिया है वे सहमत हैं। इसके अलावा शराब जल्द ही यांगचेंग में बेची जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप वापस जा सकते हैं और इसे प्रचारित करने में मेरी मदद कर सकते हैं। अपनी नई वाइन का विज्ञापन करने के लिए हुआन फैंग का गाल देखा। कई पत्रकार अवाक रह गए, लेकिन साथ ही उन्हें पता था कि हुआन फैंग के पास अभी भी स्पोर्ट्स कार खरीदने की आर्थिक ताकत है, लेकिन वे पहले पर्याप्त स्पष्ट नहीं थे। ये देखकर कि लोग ली बिंगियुन के साथ उनके संबंध के बारे में पूछना जारी रखेंगे, हुआन फैंग ने तुरंत कहा, क्या आपको आश्चर्य नहीं है कि हम आज यहाँ क्यों हैं? इसमें अजीब बात क्या है? यह मिस बिंगियू की कंपनी है। क्या मिस बिंगियू का यहाँ आना सामान्य बात नहीं है? एक महिला रिपोर्टर ने यह कहने से इनकार कर दिया कि वो स्पष्ट रूप से हुआन फैंग और ली बिंगियुन के बीच के घोटाले में अधिक रुचि रखती थी। स्वाभाविक रूप से वो विषय को बदलने की हुआन फैंग की इच्छा से असंतुष्ट थी। गलत, हुआन फैंग चिल्लाया। मैं इस खूबसूरत रिपोर्टर को सही करना चाहता हूँ। ये जल्द ही बिंगियुन की पूर्व कंपनी बनने जा रही है। हुआन फैंग ने जानबूझकर कियान शब्द में अपनी आवाज को तेज किया। निश्चित रूप से इन पत्रकारों के पास समाचारों के बारे में तीव्र अंतर्ज्ञान है। हुआन फैंग के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने हुआन फैंग के शब्दों के मुख्य बिंदुओं को आसानी से समझ लिया। मिस्टर हुआन फैंग, क्या आपका मतलब है कि मिस बिंगियुन यहाँ से जा सकती है? एक रिपोर्टर ने कांपती आवाज में पूछा कि वो कितनी उत्साहित है। अगर खबर सच है तो यह उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना हुआन फैंग और ली बिंगियुन के बीच हुआ घोटाला। ली बिंगियू अपना करियर शुरू करने के बाद से ही इस कंपनी में है। उस समय कंपनी इतनी बड़ी और मशहूर नहीं थी जितनी अब है। उसके बाद ली बिंगियुन की सफलता से कंपनी को फायदा मिलने लगा। इस कंपनी ने ली बिंगियू को भी मजबूती से पकड़ लिया, जिससे यह मौजूदा मॉडल बन गया। ये कहा जा सकता है कि ली बिंगियू और यह कंपनी पारस्परिक रूप से लाभप्रद है। न केवल ये शुद्ध है कि कंपनी ने ली बिंगियू को तैयार किया है, जो कंपनी की प्रदर्शनी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि कुछ हद तक उन शेयरधारकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। और एक व्यक्ति कंपनी की इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगा सकता है और अन्य कंपनियां स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या करती हैं, जिससे पता चलता है कि ली बिंगियू में क्षमता है और वो आभारी होना जानते हैं। इसलिए ली बिंगियू के प्रसिद्ध होने के बाद कई मनोरंजन कंपनियां उसे खोजने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, जो कंपनी के प्रति ली बिंगियू की वफादारी को देखने के लिए पर्याप्त है। पिछले कुछ वर्षों में इस कंपनी में कुछ लोग आए और गए, और कुछ लोग फिर से आए। एकमात्र चीज जो अपरिवर्तित बनी हुई है वो ये है कि ली बिंगियू अभी भी यहाँ है। जब कई कलाकार स्वतंत्र रूप से बाहर जाने और अपने स्वयं के स्टूडियो खोलने का विकल्प चुनते हैं, ली बिंगियुन अभी भी यहाँ है, कंपनी की प्रदर्शनी में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा ये जानकार पत्रकार यह भी जानते हैं कि जब ली बिंगियू कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो हितों का आवश्यक वितरण बहुत कम होता है। कौन सी कंपनी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करती जिसमें योग्यता हो, आभारी होना जानता हो और हितों के वितरण में रियायतें देने की पहल करता हो? हालांकि इतने वर्षों के बाद ली बिंगियू अभी भी यही है, स्वयं या अन्य कंपनियों में गए बिना। कई पत्रकार और आम जनता सोचते हैं कि जब ली बिंगियुन यहाँ मरने वाले होते हैं तो हुआन फैंग फूट फूट कर रोने लगते हैं। लोग इस खबर से कैसे उत्साहित नहीं होंगे कि ली बिंगियुन अपनी नियुक्ति समाप्त करने जा रहे हैं? हाँ, ये रिपोर्टर बहुत चालाक है,
हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि इस रिपोर्टर के शब्दों में कुछ अनुचित बिंदु है। बिंगयू यहाँ से जाने के लिए बाध्य है। इसके अलावा निकट भविष्य में रिपोर्टर के संभव के बजाय। हुआंग फैंग का जवाब सुनकर कई पत्रकार पूरी तरह उबल पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज जब वे यहाँ आए तो उन्हें इतनी भारी खबर सुनने को मिली होगी। इसलिए पत्रकारों ने एक एक करके पलटकर ली बिंगयू से फिर से पागलपन भरे सवाल पूछे। मिस बिंगयू, क्या मिस्टर हुआंग फैंग ने जो कहा वो सच है? क्या आप सचमुच जानना चाहती हैं? मिस बिंगयू, आपने अचानक ऐसा निर्णय क्यों लिया? मिस बिंगयू, आप जाने के बाद क्या करने जा रही हैं? क्या आप अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहती हैं या अन्य मनोरंजन कंपनियों में जाना चाहती हैं? कई पत्रकारों ने ली बिंगयू से पूछा जब उन्होंने पागलपन भरी तस्वीरें ली। उस पागल शक्ल और पहले वाली शक्ल में कोई फर्क नहीं था। राहत की इस अवधि के बाद ली बिंगयून ठीक हो गए हैं। वो अपने आसपास की सभी प्रकार की समस्याओं को सुनती है और मुस्कुराते हुए कहती है, श्री हुआंग फैंग ने अभी जो कहा वो सच है। मैं अनुबंध की समाप्ति के बारे में कंपनी के साथ बात करने के लिए आज यहाँ हूँ। वर्तमान में ये बहुत सहज नहीं है, हालांकि मैं निकट भविष्य में ली छोड़ दूंगा। ली बिंगयून के शब्दों ने मौके पर मौजूद पत्रकारों को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली बिंगयून का दृढ़ संकल्प इतना महान होगा। उन्होंने पहले कभी उसके और कंपनी के बीच किसी टकराव के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब उन्होंने अचानक किसी भी कीमत पर छोड़ने का फैसला किया। इसमें जरूर कोई अनजान खबर होगी। जब पत्रकार इसके